हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार सभी बच्चे जल्दी से कनेक्ट हो जाएंगे, फिर हम अपने सेशन को दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी बच्चे जल्दी से कनेक्ट हो जाएंगे। सभी बच्चे जल्दी से कनेक्ट हो जाएंगे और सभी बच्चे मुझे मैसेज कर दीजिए, जो भी बच्चे कनेक्ट हो गए हैं। हम अपने सेशन को फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। सभी बच्चे जल्दी से कनेक्ट हो गए होंगे। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। चलिए सभी बच्चों को लिंक मिल गया होगा, सभी बच्चे कनेक्ट हो गए होंगे, ठीक है। आज का जो सेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, वो होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। एक लेक्चर जो है वो आपका हो भी चुका है शायद, आपका स्टीरियो केमिस्ट्री का, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम शुरुआत कर रहे हैं। स्टीरियो जो होता है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, आप जानते भी हो, उसमें थोड़ा सा इमेजिनेशन का पार्ट है, 3 डायमेंशनल चीजें चल रही हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा रिएक्शंस की भी शुरुआत करने की, उनका बेस बनाने की यहाँ पे शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। अब बेस कैसे बनेगा वो हम सारी चीजें आपको बताएंगे। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, चाहे वो कोई भी स्टूडेंट हो, एक 11th-12th का स्टूडेंट हो या जेई का स्टूडेंट हो, नीट की तैयारी कर रहा हो, जेम की, गेट की, नेट की, किसी भी लेवल की आप तैयारी कर रहे हो जिसमें केमिस्ट्री आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूछी जाती है, तो उसमें आपको एक सीक्वेंस बहुत मैटर करता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको एक सीक्वेंस की जरूरत होती है। वो सीक्वेंस को ही अगर आप फॉलो करते हो तो आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना थोड़ा सा क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। अगर आप यहाँ पे एक सीक्वेंस फॉलो नहीं करते हैं तो थोड़ी डिफिकल्ट बन जाती है वो, ठीक है। इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री में हालांकि ऐसा नहीं है कि आप सीक्वेंस फॉलो नहीं भी करोगे तो भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। क्यों डिफरेंट होती है? क्योंकि यहां पर हर एक टॉपिक किसी दूसरे टॉपिक में इन्वॉल्वमेंट होता है, उसमें इंटर कन्वर्जन के लिए वहां पे हर टॉपिक का वहां पे कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। अगर हम हर एक टॉपिक को नहीं सीखेंगे और एक सीक्वेंस में फॉलो नहीं चलेंगे तो वहां जो भी किसी दूसरे टॉपिक का वहां कॉन्ट्रीब्यूशन होगा उसको समझना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो किस ऑर्गेनिक के सीक्वेंस को सबसे पहले सवाल यही आता है कि कैसे पढ़ा जाए। तो आज का जो हम केसेस पढ़ने वाले हैं, चलिए मेरी वॉइस आ रही होगी कि सभी के पास आ रही होगी, ठीक है। सर सभी लोगों की क्लास ओपन नहीं हो रही, सभी लोगों की क्लास ओपन नहीं हो रही, सभी की हो रही होगी। किसकी क्लास ओपन नहीं हो रही? जिसकी भी क्लास अगर ओपन नहीं हो रही है तो आप एक बार प्रवीण सर, अमर सर या अनूप सर को एक बार मैसेज कर दीजिए, कॉल करके बता दीजिए सर मेरी क्लास ओपन नहीं हो रही है, तो वो तुरंत आपका इस चीज के ऊपर ओपन करवा देंगे, जिसकी भी नहीं हो रही है, ठीक है। शैलेश, जिसकी भी ओपन नहीं हो रही है तो एक बार प्रवीण सर, अमर सर या अनूप सर में से किसी को भी मैसेज छुटवा दीजिए या कॉल करवा दीजिए, आपकी क्लास ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पे हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ऑर्गेनिक में मैंने कहा कि एक सीक्वेंस बहुत मैटर करता है कि उस किस सीक्वेंस से पढ़ा जाए। तो सबसे पहला अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करते हैं तो एक जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करते हैं। बेसिक चीजें, मतलब एक फंडामेंटल टॉपिक होता है जिसे जीओसी आप कहते हो, वो जो टॉपिक होता है वो एक बेस तैयार करता है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए, उसको पढ़ने के लिए एक बेस तैयार करता है। तो सबसे पहला जो टॉपिक होता है वो दोस्तों यहां पे जीओसी पढ़ा जाता है, राइट। यहां पे क्या पढ़ोगे? जीओसी पढ़ोगे। सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ा जाता है वो पढ़ा जाता है यहां पे जीओसी। यहां पे क्या पढ़ोगे? जीओसी पढ़ोगे।
ठीक है, तो यहां सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ा जाता है वो होगा जीओसी, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो आपको एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिखाने के लिए एक बेस तैयार करके देता है। ठीक है, दूसरा, अगर ये जीओसी हमें समझ में आ जाता है, अच्छे से हम सीख लेते हैं, तो आपका जो फंडामेंटल टॉपिक था, जो बेस था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो आपका तैयार हो जाता है। तो फिर आपको कहानी की शुरुआत होती है यहां से इंटरमीडिएट की, क्योंकि अगर मुझे कोई रिएक्शन को, आप जानते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस होती हैं, और रिएक्शंस होंगी तो वहां पे एक रिएक्टेंट जो होगा वो रिएक्टेंट इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होगा, और वो इंटरमीडिएट जो होगा वो प्रोडक्ट में जा रहा होगा। इसमें कई सारी कंडीशंस भी हो सकती हैं, सॉल्वेंट की कंडीशंस हो सकती है, टेम्परेचर की, प्रेशर की, तो बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। तो ये कंडीशंस भी यहां पर होंगी। तो ये जो इंटरमीडिएट बनेगा, अगर मुझे कन्वर्जन समझना है तो यहां से मुझे इस इंटरमीडिएट के थ्रू होकर गुजरना पड़ेगा, और अगर मुझे इस इंटरमीडिएट के बारे में अगर कोई आइडिया नहीं है तो यहां पे होने वाली कोई भी रिएक्शंस को मैं सीख नहीं सकता हूं, यहां से सीख नहीं सकूंगा। तो इसका मतलब यहां से हमारे पास इस इंटरमीडिएट को समझना बहुत जरूरी है। तो इस इंटरमीडिएट को समझने के लिए हमें इंटरमीडिएट के बारे में भी स्टडी करनी पड़ेगी। इंटरमीडिएट हमें पढ़ना पड़ेगा, उनकी इंटरमीडिएट में जैसे उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी भाई, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन कम स्टेबल होगा। ठीक है, जैसे उनकी यहां पे रिएक्शंस की बात करेंगे, यहां से आपके पास ये क्या होगा कि रिएक्शंस की बातें करनी पड़ेंगी, उनकी रिएक्शंस कि उस इंटरमीडिएट से रिलेटेड कौन कौन से टाइप की रिएक्शंस होती हैं, और फाइनली उनके प्रोडक्ट कैसे आते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। ये भी फाइनली हमें किस तरह के प्रोडक्ट जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं, ये भी हमें दोस्तों पता होना चाहिए। अगर यहां पे सर क्वांटा केमिस्ट्री के प्लस स्टूडेंट्स का ग्रुप बना दीजिए, हाँ क्वांटा केमिस्ट्री के जल्दी बनाया जाएगा भाई, सारी चीजें धीरे धीरे होंगी, टेंशन मत लीजिए। सबको ये सारी चीजें सारी जितनी भी हमसे बन पाएगा वो सारी फैसिलिटी देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप बेफिक्र रहिए। तो यहां पे आपके पास क्या रहेगा, इंटरमीडिएट बनेगा। इंटरमीडिएट बनने के बाद आपका तीसरा, आपके पास जब आपका इंटरमीडिएट तैयार हो जाएगा तो आपके मन में विचार आएगा सर प्रोडक्ट क्या बनेंगे। तो इंटरमीडिएट अगर मुझे पहचान लिया, उनकी स्टेबिलिटी आ गई, उनकी रिएक्शंस आ गई, उनसे बनने वाले प्रोडक्ट के बारे में अगर मैंने पहचान लिया, तो इसका मतलब मैं प्रोडक्ट तक पहुंच सकता हूं, उस रिएक्शंस के प्रोडक्ट तक पहुंच सकता हूं। बस मेरे लिए ये समझना फिर जरूरी हो जाता है कि ये रिएक्शंस कैसे होंगी, ये जो रिएक्शंस होंगी ये किस तरह की होंगी, मतलब एक बेसिक रिएक्शंस, यहां से शुरुआत, ये दोनों चीजें आने के बाद यहां से शुरुआत होती है किसकी, रिएक्शंस की। तो यहां पे बेसिक रिएक्शंस पढ़ते हैं, यहां पे बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे। बेसिक रिएक्शन जैसे एडिशन रिएक्शंस किसको कहते हैं, ठीक है, जैसे यहां से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस किसको कहते हैं, जैसे एलिमिनेशन रिएक्शंस किसको कहते हैं, ये सारी चीजें हमें यहां पे पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, यहां से ये सारी चीजें हमें पढ़ने को मिलेंगी। जब हमें ये बेसिक रिएक्शंस का भी दोस्तों आइडिया हो जाएगा, अब आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे कि आप यहां पे केमिस्ट्री के जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके कुछ टॉपिक्स को वहां पे आप छू सकते हो, उनके साथ खेल सकते हो, अगर वो आपको वहां पे समझ में फिर आने लग जाएंगे। मतलब इतनी चीजें होने के बाद आपको यहां पे, आप जैसे नेम रिएक्शंस पढ़ना चाहते हो, नेम रिएक्शंस पढ़ लीजिए भाई। नेम रिएक्शंस में अब वहां समझना होगा कि रिएक्शन, जैसे नेम रिएक्शन से एल्डोल रिएक्शंस आप पढ़ते हो, तो एल्डोल रिएक्शंस कैसे होगी ये समझना है, बस आपको एक्स्ट्रा नहीं समझना है, क्योंकि आपने जो वहां पे कॉन्सेप्ट और सारी चीजें लग रहे होंगे वो सारी चीजें यहीं से तो डेवलप होंगी, वो यहीं से क्रिएट होकर के वहां अप्लाई हो रही होंगी। तो यहां पे आपको जैसे यहां पे एल्डोल रिएक्शंस आपको पढ़नी है, यहां पे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है। तो ये एल्डोल कंडेंसेशन जब पढ़ोगे तो आपको यहां पे यही टीचर पढ़ाएगा कि भाई यहां पे ये मेरे पास कीटो होगा और एक इनोल फॉर्म होगी, और वो आपस में यहां पे रिएक्शंस कर रहे होंगे, वो आपस में ऐसे रिएक्शंस करेंगे। तो ये चीजें बस समझनी होंगी, वहां पे कौन इलेक्ट्रोफाइल है, कौन न्यूक्लियोफाइल है, वो सब चीजें यहां पे कवर हो चुकी होंगी। ठीक है, इसके बाद जैसे मुझे कन्वर्जन समझना है, जैसे तुम्हें कह दिया जाए कि भाई यहां से मेरे पास कीटोन है और कीटोन से मुझे एल्कोहल जाना है, या एल्कोहल से कीटोन जाना है, तो उसके लिए मुझे यहां पे कोई ना कोई रिएजेंट की जरूरत होगी। तो यहां पे आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, रिएजेंट के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। यहां पे आपको रिएजेंट के बारे में स्टडी करनी होगी। ठीक है, अब रिएजेंट भी अगर आपका कंप्लीट हो जाता है, अगर मान लीजिए रिएजेंट भी पढ़ लिया, तो यहां से फिर आप क्या पढ़ सकते हो, स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ सकते हो।
स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ सकते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसे एनएमआर हो गया, आईआर हो गया, यूवी हो गया, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, ये सारी चीजें आप पढ़ोगे। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करेंगे तो जैसे आपके पास यहां से एनएमआर हो गया, आईआर हो गया, यूवी हो गया, जैसे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया। ठीक है, ये सारी बातें यहां पे कवर होंगी। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या बताता है, किसी अननोन कंपाउंड के बारे में वहां पे इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है कि वहां पे वो मेरे पास जो कंपाउंड है वो किस तरह का है, उनके पास कौन कौन से सबस्टेंट जुड़े हैं, कार्बन चेन कैसी होगी, ये सारी चीजें यहां पे इंफॉर्मेशन हमें, इस तरह की इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, फिर आपके पास जो भी छोटे मोटे टॉपिक रह जाते हैं, जैसे हेट्रो रह गया, ठीक है, ये हेट्रो पढ़ लीजिए। वहां पे नेचुरल प्रोडक्ट्स या कहिए बायोमोलिक्यूल्स, ये भी आप कवर कर लीजिए। ठीक है, और इसके पैरेलल में यहां पे किसी रिएक्शंस की अगर मुझे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के बारे में समझना होता है तो यहां पे इसके पैरेलल में जरूरी होता है दोस्तों स्टीरियो पढ़ना। स्टीरियो केमिस्ट्री को भी पढ़ना इसके पैरेलल में जरूरी हो जाता है, क्योंकि रिएक्शन से जब आप पढ़ोगे तो उसमें कौन अबोधी होगा, कैसे अटैक होगा, कोई अटैक अगर नीचे से हो रहा है तो वो ग्रुप कहां जाएगा, ये सारी इंफॉर्मेशन यहां पर है आपको पढ़ाई जाएगी स्टीरियो के अंदर। बेसिक स्टीरियो पढ़ाई जाएगी यहां पे, बेसिक और यहां पे डायनामिक स्टीरियो दोनों पढ़ाई जाएंगे आपको। डायनामिक, हालांकि नेट गेट में डायनामिक होती है, जैम में तो यहां बेसिक ही चलता है। ठीक है, तो ये आपके पास यहां पे होगा। ठीक है, अब यहां से ये अगर आपके पास हो जाता है तो यहां पे नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो होता है पेरिसाइक्लिक। पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस एंड फोटोकेमिस्ट्री। पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस एंड फोटोकेमिस्ट्री, देखिए कहने को तो यहां ये पेरिसाइक्लिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। यहां पे कहने को तो ये पेरिसाइक्लिक एक ऑर्गेनिक की ही ब्रांच है, बट अगर हम बात करें ये जितने भी मैंने टॉपिक बताए हैं आपको, तो इनमें किसी भी टाइप की अगर कोई रिएक्शंस होती है, यहां तक इन सभी में 2 ही टाइप की रिएक्शंस होती हैं। एक होती है आयनिक रिएक्शंस जिसमें कैटायन होगा, एक एनायन होगा, या मैं कहूं एक न्यूक्लियोफाइल होगा और एक इलेक्ट्रोफाइल होगा। या फिर क्या होंगी, आयनिक रिएक्शंस होंगी ना, सॉरी रेडिकल रिएक्शंस होंगी कि रेडिकल आपका फॉर्म होगा। बट यहां पर कहानी थोड़ी सी अलग होती है, यहां ना तो आयनिक रिएक्शंस के थ्रू हम चलते हैं, ना ही पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, ना सॉरी रेडिकल रिएक्शंस के थ्रू। एक अलग ब्रांच होती है जिसमें इनका कोई खास रोल नहीं होता है, जिनमें इनका कोई खास रोल नहीं होता है पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के अंदर, क्योंकि ये मैंने कहा ये एक अलग ही ब्रांच है पेरिसाइक्लिक एंड फोटोकेमिस्ट्री की। ठीक है, तो यहां से फोटोकेमिस्ट्री जैम में तो सिलेबस में नहीं है, यहां लिख देता हूं फोटो भी, फोटोकेमिस्ट्री जैम के सिलेबस में तो ये फोटोकेमिस्ट्री नहीं है, नेट के सिलेबस में और गेट के सिलेबस में है। आपने देखा भी होगा गेट में इस बार भी क्वेश्चन आया, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है फोटोकेमिस्ट्री से। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी थोड़ी सी यहां पे कि भाई आपके पास हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्चुअल में कौन कौन से टॉपिक होते, कई सारे बच्चों को तो यही नहीं पता होता है कि भाई टॉपिक कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो यहां पे ये आपको पता चला कि भाई कौन कौन से टॉपिक होंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूं यहां पे मैं कौन कौन से यहां पर आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूं उनके बारे में बता देता हूं। भाई यहां पर आपको ये बैच ज्वाइन किया है तो इस आपके बैच में कौन कौन से टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो सबसे पहला टॉपिक ये जीओसी, यहां इंटरमीडिएट डिफरेंट टाइप के होंगे, जैसे मैं और अनुप सर मिलकर के आपको कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, इंटरमीडिएट में कार्बेटन और फ्री रेडिकल पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, बेसिक रिएक्शंस में यहां पे आपके पास ये रिएजेंट पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, रिएजेंट पढ़ाऊंगा, यहां पे स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाऊंगा, एनएमआर हो, आईआर हो, यूवी हो, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी हो। ठीक है, हेट्रो आपके पास यहां पे हेट्रो अनुप सर पढ़ाएंगे, ये बायोमोलिक्यूल्स हो गया और पेरिसाइक्लिक हो गया। ठीक है, तो ये मैं आपको यहां पे पढ़ाने वाला हूं इस बैच में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हालांकि इनऑर्गेनिक में पढ़ाऊंगा, वो इनऑर्गेनिक जब पढ़ाऊंगा तब वहां पे डिस्कस कर दूंगा आपको क्या क्या चीजें पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा। अब आपका एक सवाल होगा बचा हुआ सर पार्ट कौन पढ़ाएगा, तो स्टीरियो तो आपने देख लिया होगा, अनुप सर आ रहे हैं भाई स्टीरियो पढ़ाने, अनुप सर पढ़ाएंगे। बचा हुआ पार्ट भी अनुप सर ही पढ़ाएंगे, चाहे वो बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म का हो, चाहे वो नेम रिएक्शंस का हो, चाहे यहां पर आपके पास हेट्रो हो, चाहे और आपके पास जितने भी टॉपिक है यहां पे इंटरमीडिएट से रिलेटेड, जैसे कार्बीन हो गया, नाइट्रीन हो गया, बेंजाइन हो गया, ये सभी भी कौन पढ़ाएंगे, अनुप सर ही पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये आपका ऑर्गेनिक का सिलेबस था, मैं और अनुप सर मिलकर के आपको कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे।
अब यहां पर सबसे पहला जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं, मैंने कहा एक सीक्वेंस जरूरी होता है, तो हम भी आपको एक सीक्वेंस के थ्रू ही पढ़ाएंगे ताकि आपके लिए ऑर्गेनिक समझना थोड़ा यहां पे इजी हो जाए, डिफिकल्ट नहीं हो। ठीक है, तो यहां पे इजी हो जाए, डिफिकल्ट नहीं हो। चलिए, तो यहां पे मैं शुरुआत कर देता हूं। सबसे पहला एक फंडामेंटल टॉपिक से शुरुआत करने वाला हूं, और उस फंडामेंटल टॉपिक का नाम है यहां जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में जीओसी के नाम से जाना जाता है, या आप कह सकते हो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बोल सकते हो इसी को ही बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला जाता है। हाँ, पेरीसाइक्लिक लिख दिया आशुतोष, टेंशन मत लीजिए, लिख दिया है भाई। हाँ, ऑर्गेनोमेटेलिक अनुसार पढ़ाएंगे साइल, ऑर्गेनोमेटेलिक जो होगा वो अनुसार पढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहां पर आपके पास जीओसी। अब आपका सवाल होगा सर जीओसी जो होगा उसमें आपने कहा बेसिक चीजें हमें पढ़ानी है, और बेसिक चीजें अगर पढ़ाएंगे तो क्या क्या पढ़ाने वाला इस जीओसी के अंदर, हमें क्या क्या पढ़ना है, एक बार थोड़ा सा अगर आइडिया मिल जाता तो हमें ये चीजें हमारे लिए आसान हो जाती। भाई इस टॉपिक के बाद ये टॉपिक आएगा, इस टॉपिक के बाद ये आएगा, तो हमें ये आइडिया लग जाएगा भाई कब हमारा पास यहां पे ये टॉपिक कंप्लीट होगा। तो देखिए, सबसे पहला इसमें यहां पे क्या पढ़ना होता है हमारे लिए, एक चीज होती है यहां पे, कौन सी, यहां पे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ना होता है वो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का अगर आप मतलब समझोगे तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी। भाई इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट। इलेक्ट्रॉन जैसे मैं हूं इलेक्ट्रॉन, मैं यहां खड़ा हूं, थोड़ी देर बाद मैं खिसक करके यहां खड़ा हो जाऊंगा भाई। ठीक है, फिर खिसक करके मैं इधर आ जाऊंगा, तो ये क्या होगी, ये मूवमेंट होगी इलेक्ट्रॉन की। तो यही इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट होती है इसी को ही हमें थोड़ा एक्सप्लेन करना है, क्योंकि बेसिक चीजें में यही आता है। सुबह से शाम अगर केमिस्ट्री में आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उलझे रहते हो तो सुबह से शाम आप क्या करते हो, इलेक्ट्रॉन तो चलाते रहते हो। पर न्यूक्लियोफाइल ने उस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक किया, वो इलेक्ट्रोफाइल इधर खिसक गया, वो बॉन्ड उधर चला गया, ये सब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट ही तो है। तो अगर इस मूवमेंट के बारे में ही मुझे पता चल जाएगा तो मेरे लिए चीजें आसान हो जाएगी। तो यहां पे जैसे आपको मान लीजिए दिल्ली से जयपुर जाना है, तो आप कैसे जा सकते हो सॉरी आप यहां से बाई कार जा सकते हो, बाई बस जा सकते हो, बाई ट्रेन जा सकते हो, बाई एयरप्लेन जा सकते हो। मतलब यहां पे आप डिफरेंट मोड के थ्रू आप वहां पे दिल्ली जयपुर या जयपुर से दिल्ली या कहीं पर भी जा सकते हो। सेम कहानी यहां पर भी है कि जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसके भी डिफरेंट मोड हो सकते हैं, डिफरेंट मोड होंगे। कौन कौन से मोड होंगे, यहां पे दो तरह के मोड हमें पढ़ने हैं। एक यहां पे विदाउट रिएजेंट पढ़ना है, विदाउट रिएजेंट इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट, और एक विद रिएजेंट इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट। यहां पे विद रिएजेंट इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट, विद रिएजेंट इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हमें यहां पढ़ना है। अब आप कहोगे सर विदाउट में क्या पढ़ना है, तो विदाउट का मतलब यह होगा कि किसी हम जैसे एक रिएजेंट रिएक्शंस करवाएंगे, यहां पे एक रिएजेंट रिएक्टेंट है और वो रिएक्टेंट यहां पे कोई दूसरा की जरूरत नहीं है, यहां पे इसी के अंदर ही हो रहा है। जैसे आपके सामने यहां पे कह दिया जाए कि ये मेरे पास एक और एक ये मेरे पास है, इन दोनों में आपको बोला जाए तो ये मेरे पास है क्या, तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन चला, भाई ये लोन पेयर है, यहां से आपका शिफ्ट होकर के कहां पहुंच गया, ये CH2 नेगेटिव, ये CH डबल बॉन्ड OH और पॉजिटिव, यही हो गया। तो यहां पे जो नेगेटिव चार्ज बना है ये कौन था भाई, यहां से शिफ्ट होकर के ये यहां पहुंच चुका है। तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हुई है, ये किसी दूसरे की हेल्प हमने ली नहीं, एक खुद के ही सिस्टम में हो रहा है, तो वो विदाउट कहलाएगा, ये विदाउट रिएजेंट कहलाएगा। अगर विद रिएजेंट की बात करूं, जैसे आपके सामने यहां कोई मेरे पास कार्बोनिल कंपाउंड है और यहां कोई न्यूक्लियोफाइल डाल दिया, और आप कहते हो सर न्यूक्लियोफाइल, हाँ इस इलेक्ट्रोफाइल पे आप अटैक कर देते हो, तो अटैक करने के बाद यहां पे बन क्या जाता है भाई, ये O- हो जाएगा और यहां न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। तो ये एक्चुअल में है क्या, ये एक्चुअल में है क्या, यहां से ये जो अटैक हुआ है तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिए। तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट ही तो है भाई, एक आदमी दूसरे को डोनेट कर रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट कर दी, ये भी तो एक इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है। पर ये क्या है, विद रिएजेंट है, ये क्या है, विद रिएजेंट है। तो यहां पे तीन तरह से आपके पास इलेक्ट्रॉन का, यहां पे विदाउट रिएजेंट में तीन तरह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करवाई जा सकती है। एक पाई बॉन्ड के थ्रू,
यहां से पाई बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो जाए, यहां से डिस्प्लेस हो जाए, जिसे आप क्या कहते हो, रेजोनेंस, जिसे क्या कहते हो, रेजोनेंस बोलते हो। दूसरा यहां पे सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट करवा सकते हो, जिसे आप क्या कहते हो, इंडक्टिव इफेक्ट कहते हो। इंडक्टिव इफेक्ट कहते हो। एक आप क्या कर सकते हो, यहां पे सिग्मा और पाई बॉन्ड के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट करवा सकते हो, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कर सकते हो, जिसे आप क्या कहते हो, हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर सिग्मा बॉन्ड के थ्रू भी और पाई बॉन्ड दोनों के थ्रू होते हैं तो इसे आप क्या नाम दे देते हो, हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन कह देते हो। अब यहां पे अगर विद रिएजेंट की मैं बात करूं तो विद रिएजेंट भी यहां पे विद रिएजेंट जो होता है इसके थ्रू भी यहां इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो सकती है। विद रिएजेंट जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया आपको, तो यहां पर भी दो तरह के हो सकते हैं, एक इलेक्ट्रोमेरिक होता है और एक इंडक्ट्रोमेरिक होता है। एक क्या होता है, इलेक्ट्रोमेरिक होता है, इलेक्ट्रोमेरिक होता है, और एक होता है यहां पे इंडक्टोमेरिक। मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है, इसको हटा देता हूं। एक हमें यहां पे क्या पढ़ना है दोस्तों, इंडक्टोमेरिक पढ़ना है। इंडक्टोमेरिक, ठीक है, इंडक्टोमेरिक और इलेक्ट्रोमेरिक। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिकली होते हैं यहां पे इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए विदाउट रिएजेंट अगर हो रहा है तो यहां पे और विद रिएजेंट हो रहा है, भाई ये रिएजेंट जरूरी थोड़ी ना भाई न्यूक्लियोफाइल आए। इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ मान लीजिए दूसरा इलेक्ट्रोफाइल ले लिया जाए, कोई एक और इलेक्ट्रोफाइल ले लिया, तो इसका मतलब तो यहां नहीं होगा। या फिर मान लीजिए दो न्यूक्लियोफाइल आपस में ले लिए, तो ये क्या हुआ भाई, यहां रिएजेंट तो मैं यूज कर रहा हूं पर आपस में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही नहीं करे, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन जा ही नहीं रहा है। तो ये जो होता है ये टेम्परेरी इफेक्ट होता है। टेम्परेरी इफेक्ट होता है ये, कि जरूरी नहीं है भाई यहां पे कुछ हमने ऐसी कंडीशंस क्रिएट कर दी कि यहां पे नहीं भी हो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट, नहीं भी हो, जरूरी नहीं है। तो ये आपका क्या कहलाते हैं, ये जो विदाउट विद रिएजेंट होते हैं ये क्या कहलाते हैं, टेम्परेरी इफेक्ट। टेम्परेरी इफेक्ट होते हैं ये, ठीक है, ये टेम्परेरी इफेक्ट होते हैं। जबकि विदाउट रिएजेंट वाले, यहां से जैसे आपने कहा कि सर मैं तो रेजोनेंस करवा रहा हूं, यहां से एक मेरे पास ये मॉलिक्यूल आपने दिया, तो यहां से ये लोन पेयर यहां से तो यहां जाएगा ही, और जाएगा तो यहां पे हम अब इसको रोक नहीं सकते भाई, इसको यहां से रोक नहीं सकते। तो इसका मतलब ये क्या है, परमानेंट इफेक्ट। तो ये जो तीनों होते हैं, ये जो तीनों होते हैं भाई, ये तीनों कैसे होते हैं, परमानेंट इफेक्ट होते हैं, परमानेंट इफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो कौन टेम्परेरी है और कौन परमानेंट है ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। तो ये हमें एक तो पढ़ना है, ये हमारा मेजर पार्ट होता है किसका, यहां पे जीओसी का, कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कैसे होगी। दूसरा यहां पे हमें क्या पढ़ना होता है, स्टेरिक इफेक्ट भी पढ़ना होता है। स्टेरिक इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट की अगर बात करें तो जैसे आप पढ़ते हो एसआईआर पढ़ते हो, एसआईपी पढ़ते हो, तो ये सब स्टेरिक इफेक्ट के ही केसेज होते हैं। ठीक है, तो ये सभी स्टेरिक इफेक्ट के ही केसेज हो गए, ये भी आप पढ़ोगे यहां पे। और तीसरा, ये जो चीजें पढ़ी हैं हमने, इसको अप्लाई कैसे करें, मतलब यहां से एप्लीकेशन पार्ट, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। यहां से इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, जैसे आप लोग यहां पे आजकल चुनाव का माहौल भी है, तो आप देखते हो कि हर नेता जो होता है वो कुछ ना कुछ अपने दावे कर जाता है, यहां पे कुछ ना कुछ वो बता जाता है कि मैं ये स्कीम लॉन्च करूंगा, ये स्कीम लॉन्च करूंगा, अगर आप मुझे वोट दोगे तो मैं ये स्कीम लॉन्च कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा आपके लिए, पर करना कुछ नहीं होता है। जैसे जीते तो भूल गए वो सब स्कीम। सेम कहानी यहां पर भी है। अगर ये चीजें आपने पढ़ ली हैं बट अगर इनको अप्लाई करना ही नहीं आया तो भाई आप भी यहां पे भूल जाओगे चीजें कि हमने पढ़ी क्या है, हमने जनता से क्या वादे किए थे, भूल जाओगे। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर मैं ये आपको सिखा रहा हूं
तो इनको अप्लाई कैसे करते हैं वो भी मुझे सिखाना होगा। यहां पे जैसे मान लीजिए कोई ईमानदार नेता मिल जाते हैं, हालांकि इंडिया में तो बहुत कम मिलते, रेयर मिल जाता कोई, ठीक है, मिल जाए तो वो उस मॉडल को अप्लाई भी करने की कोशिश करता है, और अप्लाई करेगा तो आपको भी खुशी होगी, भाई हमने सही आदमी को वोट दिया। तो सेम कहानी यहां पर भी, जो चीजें आपने सीखी है ये इनको अप्लाई भी तो करना आना चाहिए, मतलब एप्लीकेशन पार्ट भी यहां पे हमें सीखना पड़ेगा। और एप्लीकेशन पार्ट की बात करें तो यहां पे हमें क्या होगा, यहां पे क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, हमें एरोमेटिसिटी पढ़ना होगा, ठीक है। दूसरा एसिड बेस केमिस्ट्री, एसिड बेस केमिस्ट्री, और तीसरा यहां पे स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, ये तीनों चीजें हमें पढ़नी है यहां पे, एरोमेटिसिटी, एसिड बेस केमिस्ट्री और स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। तो बेसिकली ये हमें पूरा का पूरा पार्ट हमें पढ़ना होता है किसके अंदर, जीओसी के अंदर। जीओसी के अंदर ये पूरा का पूरा पार्ट पढ़ना होता है। अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, भाई सर आप ऑर्गेनिक में कौन सी बुक कवर करेंगे, सारी बुक कवर होगी, सारी। देखिए अभी अगर जो बच्चे पूछ रहे हैं भाई रेफरेंस बुक सर बता दीजिए, रेफरेंस बुक कौन सी फॉलो करें कौन सी नहीं करनी, जो बच्चे ये बात पूछना चाह रहे हैं मैं उनके लिए कुछ थोड़ा सजेस्ट कर देता हूं, उनको थोड़ा गाइड कर देता हूं सही डायरेक्शंस की तरफ, कि भाई जो बच्चे ये पूछते हैं कि बुक कौन सी प्रीफर करें पहले ही लेक्चर से, वो बच्चे का कुछ नहीं होना है। सबसे पहली चीज तो आप खुद समझिए, अगर आपको बुक इतनी अच्छी ही समझ में आती तो आप कोचिंग करने नहीं आते, पहली चीज ये आपको भी पता है। तो इसका मतलब अगर हम बुक पढ़ने लगेंगे पहले ही दिन से तो हमें वो चीजें कुछ नहीं समझ में आएंगी, हम सिर्फ टोटली टाइम वेस्ट करेंगे, और टाइम वेस्ट करेंगे तो इसका मतलब सिलेक्शन से दूर जा रहे हैं। तो हमें सिलेक्शन से नजदीक जाना है, उसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले जो चीजें पढ़ा रहे हैं वो चीज पढ़िए, देन उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। फिर भी अगर कोई कमी रह जाती है, फिर भी आपको लगता है कि मेरे पास टाइम बच गया, तब आप बुक फॉलो करिए। मतलब पहले आप नोट्स जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो वो नोट्स फॉलो करिए। दूसरा यहां पे क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। और तीसरा अगर आपको लगता है ये दोनों हो गए अच्छे से हो गए और आपको लगता है कि मेरे पास अब भी बहुत सारा टाइम बच गया है, तब बुक फॉलो करिए, तब बुक फॉलो करिए। और आप क्या कर रहे हो, इसी को ही सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, इसी को टॉप पे रख रहे हो, जबकि ये है सबसे नीचे। तो इसका मतलब आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, तो उस डायरेक्शन को सुधारना है आपको। अभी सुधार सकते हो, बहुत टाइम अभी, ठीक है, बहुत टाइम है। चलिए अब शुरुआत कर देते हैं। बताइए अभी तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, मैं क्या पढ़ाने वाला हूं आपको जीओसी के अंदर, ये एक बार देख लीजिए, स्कैन कर लीजिए। अगर किसी को कोई लगता है कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए भाई। डाइपोल मूवमेंट के बारे में पढ़ा के जाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, एप्लीकेशन में आ जाएगा। सौरभ ये लिख लीजिए, डाइपोल मूवमेंट के बारे में बता के जाऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, बता के जाऊंगा। डाइपोल मूवमेंट भी बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। तो आपको कमी अपनी लगती है ना, तो उस दिन हर दिन करिए। देखिए हम लोग आप में हर आपसे क्या करते सीखते, दोनों सीखते हैं चीज में, अपने आप में बॉन्ड
सभी बच्चे बता दीजिए भाई, क्या मैं आपको नजर आ रहा हूं कि नहीं आ रहा हूं, ये आप बता दीजिए एक बार। चलिए, नजर आ रहा हूं क्या? तो देखिए, सबसे पहले मैंने कहा कि भाई ये 4 क्वेश्चन हमारे दिमाग में अराइज होंगे कि भाई यहां पे कि ये सारी चीजें हमें सीखनी है 1 बाय 1 करके। अगर हम इन चारों के आंसर ढूंढ लिए, बच्चे एक बार बता दीजिए भाई कमेंट करके कि क्या मेरी वॉइस क्लियर है या वीडियो क्लियर है, क्या वीडियो ऑडियो दोनों क्लियर है, क्या क्लियर है? ओके, रेजोनेंस वापस बता दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखिए, मैंने कहा कि भाई रेजोनेंस होता है, ये हमारे पास शुरुआत करेंगे तो हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चन अराइज होंगे। क्वेश्चन अराइज होंगे तो यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होगा कि भाई रीड रेजोनेंस क्यों पढ़ते हैं आखिर हम रेजोनेंस? नहीं पढ़े तो क्या हो जाएगा? हम डायरेक्ट नेम रिएक्शंस रिएजेंट पढ़ ले तो क्या हो जाएगा? तो क्या हमारे लिए केमिस्ट्री को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखने के लिए क्या रेजोनेंस इंपॉर्टेंट है? इन सब चीजें हमें यहां देखनी होंगी। दूसरा, अगर मुझे समझ में आ गया कि भाई रेजोनेंस हमें पढ़ना चाहिए, तो यहां पे दूसरा हमारे लिए क्वेश्चन अराइज होगा कि व्हाट इज रेजोनेंस, आखिर रेजोनेंस ही क्या होता है, ठीक है ना। अगर तीसरा फिर क्वेश्चन अराइज होगा कि भाई यहां पे कैसे चेक कैसे करेंगे रेजोनेंस, रेजोनेंस जो होगा वो चेक कैसे किया जाएगा। और फोर्थ जो क्वेश्चन अराइज होगा वो आपके दिमाग में आएगा कि कौन कौन से ऐसे कंपाउंड है जहां पे रेजोनेंस ये होगा। ये जो कहानी हम बात कर रहे हैं, ऐसे कौन कौन से कंपाउंड होंगे जहां रेजोनेंस होगा। अब हम बात करते हैं यहां पे 1 बाय 1 की, कि यहां पे जो चारों हमारे दिमाग में क्वेश्चन अराइज हुए हैं, इन चारों में यहां पे अगर ये चारों 1 बाय 1 करके हम सीख गए तो समझ लीजिए रेजोनेंस आप कंप्लीट सीख गए भाई, रेजोनेंस कंप्लीट ही हो जाएगा। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन हमारे दिमाग में जो आया था वो आया था व्हाई रीड रेजोनेंस, आखिर रेजोनेंस पढ़ते ही क्यों है, आखिर रेजोनेंस पढ़ते ही क्यों है। तो देखिए, यहां पे रेजोनेंस क्यों पढ़ते हैं, तो आपने कई बार पढ़ा होगा कि जैसे तुम्हें कह दिया जाए कि भाई ये मेरे पास एक कार्बोकेटाइन है और एक ये कार्बोकेटाइन है, और इन दोनों कार्बोकेटाइन में स्टेबिलिटी कंपेयर करवा ली जाए। आपसे कहा जाए, मैं ही कह देता हूं कि बताइए इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो आप क्या कहोगे? अभी भी फंस रहा है क्लास? वीडियो ऑडियो अभी क्लियर है क्या भाई? वीडियो ऑडियो अभी क्लियर है क्या? एक बार बता दीजिए, वीडियो ऑडियो क्लियर है क्या? सभी बच्चे बता दीजिए, वीडियो ऑडियो क्लियर है क्या? वीडियो ऑडियो क्लियर है क्या? चलिए, तो यहां पे हमारे दिमाग में आएगा कि भाई आखिर रेजोनेंस यहां पे हम पढ़ रहे हैं, तो यहां पे अगर तुम्हें कहूं कि कौन ज्यादा स्टेबल है तो आप कहोगे सर ये ज्यादा स्टेबल है। रीजन पूछ ले तो आप कहोगे सर रेजोनेंस हो रहा है यहां पे। अगर मैं तुम्हें कहूं कि यही मेरे पास एक कंपाउंड है, यहां एनाइन दे देता हूं भाई, ये लीजिए। अगर मैं कहूं इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है तो आप कहोगे सर ये ज्यादा स्टेबल है। पूछा जाए क्यों ज्यादा स्टेबल है तो आप कहोगे सर कि यहां रेजोनेंस हो रहा है। इसका मतलब किसी भी आयंस की अगर मुझे स्टेबिलिटी देखनी होगी, किसी आयंस की अगर स्टेबिलिटी में चेक करूंगा तो मैं कहूंगा वहां पर मेरे लिए यहां पे रेजोनेंस पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उन आयंस की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने का काम करता है। या कोई मॉलिक्यूल ले लेता हूं, जैसे आपके सामने यहां कह दिया जाए कि ये एक मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है, ये एक मेरे पास यहां एक मॉलिक्यूल है, और इन दोनों मॉलिक्यूल में कौन ज्यादा स्टेबल है तो आप कहोगे सर ये फर्स्ट जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू सेकेंड, बिकॉज यहां रेजोनेंस हो रहा है फर्स्ट के अंदर। और फर्स्ट में रेजोनेंस अगर हो रहा है तो इसका मतलब यहां पे किसी आयंस हो गया या कोई मॉलिक्यूल हो गया, इनकी स्टेबिलिटी के लिए रेजोनेंस काफी इंपॉर्टेंट होता है पढ़ना।
तो यहां पे हम क्या कहेंगे, ये क्या करता है, टू एक्सप्लेन करता है, टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल। किसी आयंस की स्टेबिलिटी को या किसी मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करते हैं, रेजोनेंस पढ़ने की हमें जरूरत होती है। ये पहला आपके दिमाग से यहां पे ये पता चला कि भाई रेजोनेंस पढ़ते क्यों है। अब दूसरी चीज यहां पे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करेंगे तो भाई ऑर्गेनिक में तो रिएक्शन पढ़ते हैं। जैसे आपने एक इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस भी पढ़ी होगी, यहां से जैसे एक फिनोल डाल दिया जाए तो बचपन की कुछ बातें याद दिलाता हूं मैं आपको कि यहां पे अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल डाल दिया जाए तो जब 11th-12th में आप पढ़ते थे तो 11th-12th के जब टीचर होते थे वो कहते थे कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कह देना, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा तो यहां पे मेटा डायरेक्टिंग बोल देना। यहां पे क्या कह दोगे, मेटा डायरेक्टिंग बोल दोगे। तो ये अगर OH कैसा है, डोनेटिंग ग्रुप है, तो यहां पे ये क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, और आप ऑर्थो पैरा बना करके क्वेश्चन आ जाते थे और आपको मार्क्स मिल जाते थे। ठीक है, यही होता था ना। तो यहां पे आपने सोचा होगा कभी कि भाई हम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ये आखिर ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये ऑर्थो पैरा पे ही हो जाता है, मेटा पे क्यों नहीं जा सकता भाई? ऐसा मेटा ने क्या गुनाह कर दिया कि मेटा पे क्यों नहीं जा रहा है? तो यहां पे ये इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए अगर इस मॉलिक्यूल से पूछेंगे तो ये मॉलिक्यूल कहेगा मुझे तो नहीं पता भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा यहां पे। तो इस चीज के लिए एक्सप्लेन करने के लिए कौन आता है दोस्तों, रेजोनेंस। रेजोनेंस कहेगा कि यहां से ना आप इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस करवाइए, इलेक्ट्रॉन को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे शिफ्ट करिए। ये इलेक्ट्रॉन के लोन फिर यहां से यहां पे चले तो यहां पे ये इसके एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है दोस्तों वो तैयार हो गई। यहां से इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो तैयार हो गई। यहां से फर्दर रेजोनेंस किया और रेजोनेंस करेंगे तो यहां से इसकी एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई। यहां से इसकी एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये फर्दर रेजोनेंस किया तो यहां से इसकी एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई भाई। यहां से इसकी एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई। अब ये भी क्या किया, यहां से फर्दर रेजोनेंस करेगा तो भाई यहां पे वापस से आपका वही फिनोल बनके तैयार हो जाएगा। वापस से वही फिनोल जो है वो बनकर के दोस्तों क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं पूछा जाए कि बता भाई रेजोनेंस कि यहां पे ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्या है, तो ये रेजोनेंस ही बताएगा हमें। कहेगा कि भाई देखिए इसके ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज बन रहा है और यहां पे पैरा पे इसकी मेटा पोजीशन पे कहीं पर भी नेगेटिव चार्ज ही नहीं बन रहा है। और नेगेटिव चार्ज नहीं बन रहा है इसका मतलब ये आपने डाला है इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल किसके पास जाना पसंद करेगा, ये उसके पास जाना पसंद करेगा दोस्तों जो मोर इलेक्ट्रॉन रिच होगा। जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा वहां पर उस केसेस में हम कहेंगे वो उतनी जल्दी उस पोजीशन के साथ जाकर के जुड़ जाएगा। यही रीजन है, ये रेजोनेंस कहेगा यही रीजन है कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। मतलब ये क्या करता है, सेकंड हम क्या कहेंगे, टू ये एक्सप्लेन करता है, to explain all chemical properties of a molecule। किसी भी मॉलिक्यूल की केमिकल प्रॉपर्टीज को भी एक्सप्लेन करने के लिए हमारी मदद करता है। हाँ ओके, बिल्कुल सही है, जितेंद्र ने सही कहा। यहां से क्या कहा मैंने कि भाई एक्सप्लेन करने के लिए हमें किसी भी मॉलिक्यूल को उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, जो रिएक्शंस को एक्सप्लेन करता है। तो रिएक्शंस को एक्सप्लेन करने में रेजोनेंस हमारी हेल्प करता है। इन्हीं रीजंस की वजह से हम यहां पे रेजोनेंस पढ़ते हैं भाई। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया है। क्या आपको इतनी बात समझ में आई है क्या? सभी बच्चे एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए, क्या आपको ये सारी बातें दोस्तों समझ में आई कि नहीं आई है? ये पहला क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया क्या? सभी बच्चे कमेंट कर दीजिए, सभी बच्चे भाई कमेंट करिए और मुझे बताइए क्या आपको इतनी बातें आपको समझ में आई है कि नहीं आई है। बोले सभी बच्चे एक बार कमेंट करिए। कमेंट करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा, सभी बच्चे कमेंट करिए। बोले क्लियर हुआ? यहां तक ये बातें क्लियर हुई क्या?
यहां तक ये बातें क्लियर हुई हैं कि नहीं हुई हैं? एक बार मुझे बता दीजिए, अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, वरना हम आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। सेकंड पॉइंट आता है यहां पे, व्हाट इज रेजोनेंस। रेजोनेंस आखिर है क्या? ठीक है, चलिए सभी बच्चे एक बार बता देंगे भाई कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए क्लियर है, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे थम करेंगे भाई कमेंट। चलिए यही एकमात्र रास्ता है हमारे पास कि भाई आप लोगों के साथ रूबरू होने का, ऑनलाइन ही। तो जब तक आप कमेंट ही नहीं करोगे तब तक हमें अंदाजा नहीं होगा कि भाई आपको समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस चीज में कमेंट करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है आपको कि भाई ये हमारा कर्तव्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे दूसरा आता है कि व्हाट इज रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या है? तो रेजोनेंस तो मैंने शुरुआत में बता दिया था, ओनली फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है जो पाई इलेक्ट्रॉन का, पाई बॉन्ड के थ्रू होता है। तो यहां पे आप कह सकते हो कि यहां पे क्या होता है, इसमें ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है थ्रू पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड के थ्रू अगर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो क्या कहलाएगा, रेजोनेंस कहलाएगा। पाई बॉन्ड के थ्रू अगर इलेक्ट्रॉन का कहीं पर डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो उसे आप क्या कहोगे दोस्तों, रेजोनेंस कहोगे। ठीक है, तीसरा आपके पास सवाल आता है कि आखिर यहां पे हाउ वी चेक रेजोनेंस, की यहां पे मुझे समझ में आ गया कि क्यों पढ़ते हैं, मुझे ये भी पता चल गया रेजोनेंस होता क्या है। तो पाई बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट, रेजोनेंस। यहां पे अब तीसरा आता है कि हाउ वी चेक रेजोनेंस, मतलब यहां पे हमें हाउ का आंसर और चाहिए। हाउ का अगर मुझे आंसर चाहिएगा तो यहां से मतलब चेक कैसे करूंगा, कि मुझे कैसे पता चला कि सर यहां पे आपने कहा रेजोनेंस हो रहा है, तो मैं कैसे मान लूं कि यह रेजोनेंस हो रहा है। मुझे भी तो बताइए पता करने के लिए कि भाई यहां पे मैं देखते ही पता कर लूं कि हाँ यहां रेजोनेंस हो रहा है भाई, ये मुझे भी तो पता होना चाहिए। तो यहां से इसका मतलब यहां पे कोई ना कोई कंडीशंस रही होंगी भाई, हर एक जगह अगर फॉलो नहीं हो रहा है तो सीधी सी बात है कोई ना कोई कंडीशंस रखी होंगी, कोई ना कोई कंडीशंस होंगी। तो यहां पे भी आपको क्या होना चाहिए भाई, यहां पे भी आपके लिए क्या आना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि कंडीशंस होनी चाहिए। यहां पे आपको कंडीशंस के बारे में पूछ रहा है, कंडीशंस के बारे में पूछ रहा है। और कंडीशंस के बारे में अगर पूछ रहा है तो सबसे पहली कंडीशन दोस्तों यहां पे आती है कि भाई किसी को भी रेजोनेंस करना है तो कहता है कि उसके पास p ऑर्बिटल अवेलेबल होना चाहिए। नॉर्मली मैं p ही ऑर्बिटल क्यों कहा, क्योंकि मैंने कहा कि भाई नॉर्मली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है कार्बन हाइड्रोजन की दुनिया होती है, और मोस्टली यहां पे अगर कार्बन हाइड्रोजन अवेलेबल होता है तो कार्बन सेकेंड पीरियड से बिलोंग करता है और उसके पास नॉर्मली p ऑर्बिटल की ही कहानी होती है। इसीलिए मैंने कहा यहां पे p ऑर्बिटल होना चाहिए। तो यहां पे पहली कंडीशन कहता है कि मस्ट हैव p ऑर्बिटल, कि p ऑर्बिटल तो दोस्तों इसके पास होना ही चाहिए। यहां पे क्या होना चाहिए, p ऑर्बिटल होना चाहिए। ठीक है, रेजोनेंस में अच्छा कमेंट बहुत लेट से हो रहे हैं। ठीक है, अगर कोई भी चीजें कमी लगती है तो आप बता दिया करो भाई, बेझिझक हम उसको इंप्रूव कर देंगे। ठीक है, बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट होता है क्या सर रेजोनेंस में? नहीं भाई नहीं, अरे बॉन्ड की तो बात कर ही नहीं रहा हूं, बॉन्ड की तो जिक्र नहीं है यहां, इलेक्ट्रॉन की कहानी चल रही। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट मतलब इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं। बॉन्ड के अंदर ही तो इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, बॉन्ड नहीं। एक्चुअल में आप जो ये बॉन्ड पढ़ते हो ना ऐसे, यहां पे ये बॉन्ड पढ़ते हो, ये इस तरह का बॉन्ड नहीं होता एक्चुअल में, ये तो समझाने के लिए रखते हैं हम ये बॉन्ड है। ठीक है, इन बॉन्ड्स के अंदर वाइब्रेशंस होते रहते हैं, आपने पढ़ा होगा देखा होगा, यहां से इस तरह से वाइब्रेशंस होते रहते हैं इन बॉन्ड्स के अंदर। तो जब आप थोड़ा सा आगे पढ़ोगे केमिस्ट्री की दुनिया में तो थोड़ा सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो यहां पे आपको ये बात पता चली कि यहां p ऑर्बिटल होना चाहिए। दूसरी चीज कहता है कि भाई जिस भी p ऑर्बिटल को रेजोनेंस करना है, जिस भी p ऑर्बिटल को रेजोनेंस करना है तो उसके एडजेसेंट में भी p ऑर्बिटल होना चाहिए उसके एडजेसेंट में भी p ऑर्बिटल होना चाहिए। एडजेसेंट में क्या होना चाहिए, p ऑर्बिटल जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। जैसे आपके सामने अगर मैं बात करूं कि यहां पे
जैसे मान लीजिए तुम्हें किसी आइलैंड पे छोड़ दिया जाए जहां कोई नहीं, आप अकेले रहो, और आपको कहा जाए कि यहां पे आपके लिए कोई फैसिलिटी, सब फैसिलिटी है, बट आपको अकेला रहना है, तो कितने दिन रहोगे वहां पे? आपका मन भर जाएगा भाई, अकेला रह के बोर हो जाओगे। तो आप भी कोशिश करोगे कि कोई मेरा ऐसा हमसफर होना चाहिए जो मेरे लाइफ में साथ दे सके, मेरा पार्टनर होना चाहिए। जैसे यहां पे हर लड़का क्या सोचता है कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड होना चाहिए, मेरा पार्टनर होना चाहिए, ताकि मेरे सुख दुख में वो भी मेरे साथ रहे। ठीक है, तो यहां पे सेम कहानी है कि भाई इस पी ऑर्बिटल को अगर रेजोनेंस करना है तो यहां पे आपका ये एडजेसेंट बगल में भी, जैसे मुझे रेजोनेंस करना है तो मेरे बगल में भी क्या होना चाहिए? पी ऑर्बिटल होना चाहिए। दूसरी बात, यहां पे अगर ये दोनों पी ऑर्बिटल रेजोनेंस कर भी रहे हैं तो यहां पे ये भी रखेंगे कि भाई यहां पे जैसे आप कहीं रह रहे हो तो आप सोचोगे मेरे आस पड़ोस में लोग रहे, ताकि मैं उनके साथ बातचीत कर सकूं, ताकि उनके साथ वहां पे गप्पे लड़ा सकूं, वहां पे बातचीत कर सकूं, यही तो। और बातचीत करेंगे तो मेरा टाइम पास हो जाएगा। आजकल तो खैर फोन आ गया है तो दूसरे की, पड़ोस की वालों की जरूरत ही नहीं होती है। फोन आने से सब कुछ पड़ोसी भी घर के पास ही आ गए हैं, घर के अंदर ही बैठ गए हैं। ठीक है, रिश्तेदार भी घर के अंदर ही आ गए हैं फोन आने से। तो आजकल तो वो रहा नहीं, पर फोन को भी आप क्या मान सकते हो? पड़ोसी मान सकते हो। भाई सभी चीजें हैं ना वो। तो वहां पे ये क्या कहता है कि भाई वहां पे ये अगर मेरे पास ये पड़ोसी नहीं रहेगा, एडजेसेंट रहेगा, तो ये जरूरी नहीं कि भाई ये तुम्हारे साथ रेजोनेंस करे। कहता है कि भाई मैं फोन पे भी किसी के साथ बात कर रहा हूं, चैट कर रहा हूं, तो किसके साथ करूंगा? जिसके साथ मेरे रिलेशन अच्छे होंगे। जिनके साथ मेरे रिलेशन अच्छे होंगे उन्हीं के साथ तो करूंगा। जो मेरे दुश्मन होंगे, जिनके साथ मेरी बातचीत नहीं होती है, तो वो मेरे दोस्त या उनसे साथ मेरी बातचीतें होगी नहीं। तो यहां पे भी ये कहता है इन दोनों पी ऑर्बिटल को अगर रेजोनेंस करना है तो सेम प्लेन में होने चाहिए। अगर ये दो पी ऑर्बिटल भी अगर डिफरेंट प्लेन में रहते हैं तो ये रेजोनेंस नहीं करेंगे। ऐसा नहीं हो गया कि भाई पड़ोस में आने का मतलब ये हो गया कि भाई हाँ हम आपके साथ है, ऐसा नहीं होता है। पड़ोस में आने का मतलब ये हो गया भाई वो आपके साथ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपका उसके साथ रिलेशन किस तरह का है। तो यहां पे कहता है कि ये तीनों के तीनों जो पी ऑर्बिटल है ना सॉरी, ये दोनों जो पी ऑर्बिटल है ये सेम प्लेन में होने चाहिए। तो ये सॉरी, यहां पे हम क्या कहेंगे? पी ऑर्बिटल मस्ट हैव सेम प्लेन। ठीक है, सेम प्लेन में होना चाहिए। तो ये कंडीशंस बोलता है यहां पे रेजोनेंस। ये कंडीशंस कहता है रेजोनेंस, कहता है कि जो भी ये तीन कंडीशंस फॉलो कर लेगा भाई वहां पे रेजोनेंस हो रहा है। अब कई सारे बच्चे सोचेंगे सर हर जगह मैं ये तीनों कंडीशन फॉलो करूंगा, मैं तो आज तक ही नहीं किया है, फिर भी मैं पता कर लेता हूं। मतलब ये आपको कंडीशंस अगर आपको पता है तो इनको अप्लाई करना कैसे है। जैसे यहां पे मैं थोड़ा सा समझा देता हूं कि पहला क्या कहता है? पी ऑर्बिटल होना चाहिए। ये लीजिए भाई पी ऑर्बिटल। अब कहता है कि इसके बगल में भी पी ऑर्बिटल होना चाहिए। ये लीजिए। अब ये कहता है कि दो पी ऑर्बिटल तभी रेजोनेंस करेंगे जब ये क्या रहेंगे? सेम प्लेन में रहेंगे। जैसे ये अगर मान लीजिए एक्स एक्सिस में पी ऑर्बिटल है तो ये भी कहां होना चाहिए? एक्स एक्सिस में ही होना चाहिए। अगर ये पी ऑर्बिटल वाई में चला गया तो नहीं होगा, जेड में चला गया तो भी नहीं होगा। तो यहां पे कहता है कि सेम प्लेन में होनी चाहिए। ये कहां होने चाहिए? सेम प्लेन में दोस्तों होने चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें यहां पे रेजोनेंस कहता है। कहता कि भाई ये तीनों कंडीशंस आप फॉलो करिए तो वहां रेजोनेंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, बोलिए बात समझ में आया क्या? थर्ड पॉइंट आपको समझ में आया क्या? सभी बच्चे बोलिए। सर लाइव चैट नहीं हो पा रही है। ओके, मैं इसको इंप्रूव करवाऊंगा भाई। ठीक है, जो हमारा टेक्निकल भाई दोस्त कह लीजिए या टेक्निकल स्टाफ कह लीजिए भाई, वो ही आकर के ठीक करेगा। करवाते हैं इसको भी। अगर आप थोड़े पीछे चल रहे हो तो यहां पे मैं इसको थोड़ा सा ठीक, अब आ रहा है। हाँ, एक बच्चे ने कहा सर डी ऑर्बिटल में रेजोनेंस हो सकता है कि? बिल्कुल हो सकता है भाई। मैंने कब मना किया? मैंने कहा कि ये जो कंडीशन है, जर्नल कंडीशन बनाई
मैंने जर्नल कंडीशन बनाई है। मैंने क्यों बोला, मैंने कहा नॉर्मली आपका कार्बन एंड हाइड्रोजन की फैमिली होती है, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन एंड हाइड्रोजन के बारे में पढ़ते हैं। तो यहां पे पी कार्बन के पास पी ऑर्बिटल की होती है, इसलिए मैंने पी ऑर्बिटल रख दिया। जैसे सी आपके पास डी ऑर्बिटल आएगा, जैसे यहां पे ये मेरे पास हो गया, यहां से ये सल्फर हो गया, Me हो गया, तो यहां से ये मेरे पास हो गया, तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, 2p3p जा सकता है, और ये इधर से ले भी सकता है, ये इधर से ले भी सकता है यहां से। तो इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल मिलेगा, तो डी ऑर्बिटल में भी एक्सेप्ट करेगा भाई। ठीक है, तो डी ऑर्बिटल की भी बातें करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो प्रीतम समझ में आ गया, डी ऑर्बिटल भी होगा, हो सकता है रेजोनेंस। ठीक है, यहां पे पर डी ऑर्बिटल में भी वही केस होगा कि अगर वो पी और डी आपस में रेजोनेंस कर रहे हैं, पी और डी आपस में रेजोनेंस कर रहे हैं, तो सेम प्लेन में मिलने चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने यहां सल्फर रखा, फास्फोरस रख दिया, तो सब डी ऑर्बिटल में करते हैं। ठीक है, आगे चल के इनकी कहानी आएगी, ये जो आपके पास हेटेरोएटम है ना, सल्फर फास्फोरस, ये आगे चल के कहानी आएगी, बेफिक्र रहिए। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूं, थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, फोर्थ पॉइंट पे चलता हूं। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या था कि वेयर रेजोनेंस अकर, कि आखिर यहां पे रेजोनेंस होता कहां पे है, कौन कौन से मॉलिक्यूल होंगे कि यहां पे रेजोनेंस होगा, कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल होंगे कि वहां पे रेजोनेंस हो रहा है, कौन से ऐसे मॉलिक्यूल है जहां पे रेजोनेंस ही नहीं होगा। तो ये कहानी यहां पे पूछना चाह रहा है आपसे कि वेयर रेजोनेंस अकर, रेजोनेंस कहां होगा। अब भाई हम हर जगह तो यहां पे ढूंढने तो जाएंगे नहीं कि भाई रेजोनेंस पकड़, लाखों इनफाइनाइट आपके पास कंपाउंड होते हैं जहां पे रेजोनेंस होता है, हर कंपाउंड को तो पकड़ने जाएंगे नहीं। यहां पे उनके अंदर कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी देख लेंगे भाई, किस किस तरह का रेजोनेंस मिलता होगा। तो पहला टाइप, मतलब यहां पे टाइप ऑफ रेजोनेंस आपसे पूछना चाहता है भाई। वेयर का मतलब क्या हुआ भाई, टाइप ऑफ रेजोनेंस, की किस किस तरह का रेजोनेंस आपसे देखने को मिल सकता है। तो यहां पे टाइप ऑफ रेजोनेंस में सबसे पहला टाइप आता है दोस्तों लोन पेयर पाई बॉन्ड रेजोनेंस, लोन पेयर पाई बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, लोन पेयर पाई बॉन्ड रेजोनेंस की सबसे पहले शुरुआत करते हैं। देखिए लोन पेयर पाई बॉन्ड की रेजोनेंस की अगर मैं बात करूंगा, तो जैसे लोन पेयर क्या कहता है, जैसे कोई एटम ए है, ठीक है, और इस एटम के पास यहां कोई पाई बॉन्ड रखा है, और आपसे कहा जाए कि यहां पे रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो मैं कहूंगा यहां पे ये लोन पेयर रहा भाई, ये पाई बॉन्ड रहा, तो ये आप रेजोनेंस करवा देते हो, और ये बिल्कुल करवाते भी हो, मैं भी मना नहीं करूंगा। यहां पे कि ये रेजोनेंस नहीं होगा, मैं भी कहूंगा भाई करवा रहे हो तो हो ही रहा है, यहां पे हो जाएगा। ठीक है, आप कहोगे सर ए एटम लोन पेयर किस किस के पास होगा, तो भाई यहां पे लोन पेयर अवेलेबल, ये ए एटम किस किस के पास रहेगा वो अगर यहां पे मुझे देखना होगा, तो मैं कहूंगा सबसे पहले तो भाई आपका कार्बन की फैमिली आती है, मतलब कार्बन की दुनिया में घूम रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ गए, इसका मतलब कार्बन हाइड्रोजन की दुनिया में आ गए। और कार्बन हाइड्रोजन, तो कार्बन तो क्या करता है, 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने का काम करता है, तो कार्बन तो लोन पेयर रखता ही नहीं। तो कौन रखे, कार्बन के आगे कौन आएगा, नाइट्रोजन आएगा। नाइट्रोजन की खास प्रॉपर्टी क्या होगी, एक लोन पेयर रखेगा और 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। यहां पे उसके आगे ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 तो सिग्मा बॉन्ड रखे, 2 तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, 2 लोन पेयर बनाएगा, 2 लोन पेयर रखेगा। यहां पे फिर कौन आएगा, यहां पे हेलोजन्स आएंगे। हेलोजन्स क्या कहेगा भाई, एक तो मैं यहां पे सिग्मा बॉन्ड रखूंगा, 3 लोन पेयर रखता हूं, तो ये मुझे पता चल गया कि लोन पेयर किस किस के पास होंगी। तो नाइट्रोजन फैमिली के पास लोन पेयर होगा, ऑक्सीजन फैमिली के पास लोन पेयर होगा, और यहां हेलोजन फैमिली के पास लोन पेयर अवेलेबल है। तो ये लोन पेयर यहां पे एक ही जगह कोई भी हो सकता है जो रेजोनेंस करने में यहां पे पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, तो ये आपकी कहानी थी। अब यहां पे थोड़ा सा इसी में थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहां पे जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, यहां पे 2 एग्जांपल से शुरुआत करता हूं। एक मेरे पास यहां पे एग्जांपल मैंने लिया, ये कोई एग्जांपल लिया, ठीक है, और एक मैंने यहां पे ये एग्जांपल लिया भाई, और इन दोनों के ये मैंने केस चेक किए। मैंने कहा कि भाई बताइए कि यहां पे किसके अंदर रेजोनेंस हो रहा है, किस में नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां भी पाई बॉन्ड रखा हुआ है, यहां भी पाई बॉन्ड लोन पेयर है, यहां भी लोन पेयर पाई बॉन्ड है। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि बताइए यहां पे किसके अंदर रेजोनेंस हो रहा है, किसके अंदर नहीं हो रहा है, और अगर यहां पे जिसके अंदर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, ये भी आप आंसर करोगे। सभी बच्चे बता दीजिए भाई,
कि यहां पे जिसमें भी आप हां कहोगे तो वो क्यों हां कह रहे हो, ना कहोगे तो क्यों ना कह रहे हो, ये भी आपको बताना है। ठीक है, चलिए शुरू हो जाइए सभी बच्चे और आंसर कर दीजिए। चलिए अब तो लाइव चैट आ रही है भाई, सभी की लाइव चैट आ रही है, फटाफट बता दीजिए यहां से ये क्यों हो रहा है, किसके अंदर रेजोनेंस हो रहा है और किसके अंदर रेजोनेंस नहीं हो रहा है, ये आप मुझे बता दीजिए। फटाफट बोलिए सभी बच्चे। सेकंड केस में रेजोनेंस हो रहा है, ओके सेकंड बोल रहे हो सभी सेकंड का नाम ले रहे हो क्या? चलिए मैं अगर तुमसे सवाल करूं कि फर्स्ट क्यों नहीं हो रहा है भाई रेजोनेंस, इसने क्या कर दिया ऐसा है? फर्स्ट ने आपका क्या बिगाड़ा कि भाई यहां पे हां क्यों नहीं कह रहे? क्या कर दिया भाई फर्स्ट ने आपका? फर्स्ट ने ऐसा क्या किया कि भाई ये रेजोनेंस नहीं हो रहा, क्या कि नहीं हुआ बताइए। अब सही कई सारे बच्चे बहुत सारे लेके आएंगे। सेकंड में होगा क्योंकि यहां एडजेसेंट में पी ऑर्बिटल है, सेकंड में है ड्यू टू एडजेसेंट पी ऑर्बिटल, ओके। राइट वाले में हो रहा है, ओके ओके। फर्स्ट के लिए नहीं होगा क्योंकि प्लेन सेम नहीं होगा, ओके। पी ऑर्बिटल सेम नहीं है, चलिए बहुत बढ़िया। कई सारे बच्चों ने बहुत सही भी आंसर दिया है, पर यहां पे कई सारे बच्चों ने कहा कि सर एडजेसेंट पी ऑर्बिटल नहीं है फर्स्ट में और इसकी वजह से रेजोनेंस नहीं होगा। तो मैं क्या अगर तुमसे पूछूं कि भाई कार्बन है एडजेसेंट में, इस नाइट्रोजन पेयर के बगल में एडजेसेंट कौन है? कार्बन है। अब कार्बन का अगर आप पढ़ते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो एटॉमिक नंबर तो कार्बन का 6 हो गया, और एटॉमिक नंबर अगर 6 होगा तो यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 और ये 2p2 होता है। तो भाई यहां तो साफ नजर आ रहा है कि पी ऑर्बिटल है इसके पास, और एक भी नहीं है, यहां तो 3 पी ऑर्बिटल होंगे, px भी हो सकता है, py होगा और pz होगा। और फिर कुछ बच्चे कह रहे हैं कि भाई यहां पे एडजेसेंट पी ऑर्बिटल नहीं है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? फर्स्ट में एडजेसेंट कार्बोकेटा है, कार्बन में सिग्मा बॉन्ड फॉर्म है इसलिए प्लेन में नहीं है। अरे सिग्मा बॉन्ड होने से भाई क्या होता है? मैंने तो कहा ही नहीं। कंडीशंस में क्या ऐसा कुछ बोला गया है कि भाई सिग्मा बॉन्ड होना जरूरी है? ऐसा देखिए कंडीशंस में क्या कुछ कहा है, यहां तो लिखा है पी ऑर्बिटल होना चाहिए, एडजेसेंट पी ऑर्बिटल होना चाहिए और मस्ट है पी ऑर्बिटल होना चाहिए। यहां पे तो ये बात लिखी गई है भाई। सर एक मैसेज के बाद दूसरा 30 सेकंड के बाद जा रहा है, ऐसा क्यों? नहीं रजनीश ऐसा नहीं होगा, मेरे पास तो सभी के स्मूथली आ रहे हैं भाई। ऐसा क्यों? आप कह रहे हो सर एडजेसेंट पी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए कार्बन तो बेचारा 3 यहां लिए बैठा है, 3 आपके पास पी ऑर्बिटल बैठे हुए हैं, इसके पास तो px है, py है, pz है, ऐसा क्यों? यहां पे तो 3 पी ऑर्बिटल है और आप कह रहे हो सर एक भी नहीं है इसके पास। ये तो अन्याय है भाई, ये तो गलत बात है कि यहां पे एक के पास 3 पी ऑर्बिटल और आप कह रहे हो सर हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेता है कार्बन। सर पी ऑर्बिटल का पी ऑर्बिटल नहीं है, एडजेसेंट में हाइब्रिड पी ऑर्बिटल है। चलिए बहुत बढ़िया, काफी हद तक आप पास जाने की कोशिश कर रहे हो। देखिए यहां पे दोस्तों इस कार्बन के पास 3 पी ऑर्बिटल, बिल्कुल सच बात है, और जिसने कहा सर एडजेसेंट पी ऑर्बिटल नहीं है उसकी भी बात बिल्कुल सच है। तो आप कहोगे सर दोनों में से कोई एक बात ही सच हो सकती है, और दोनों में से कौन सी बात सच होगी? तो मैं कहूंगा दोनों ही सच है, गलत कोई भी नहीं है। पर उसमें दोनों ही स्टेटमेंट में थोड़ा सा इंप्रूव करने की जरूरत है। इंप्रूव क्या करेंगे यहां पे देख लेते हैं भाई। देखिए यहां पे 3 पी ऑर्बिटल है, ये सच बात है, ये तीनों पी ऑर्बिटल आपके सिग्मा बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो गए भाई। यहां जो 4 सिग्मा बॉन्ड बने हैं इसमें इस एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल मिलकर के ही बना रहे हैं, जिसे आप क्या कहते हो? sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोलते हो। तो यहां ये क्या बता रहा है कि 3 तो पी ऑर्बिटल मिक्स है और एक s ऑर्बिटल है। तो ये जो 3 पी ऑर्बिटल थे ना, ये कहां जा चुके हैं? यहां पे सिग्मा बॉन्ड बनाने में अपना योगदान दे चुके हैं। बट मैंने कहा रेजोनेंस होने के लिए तो पाई बॉन्ड चाहिए भाई, पाई बॉन्ड बनाना होगा। उसे सिग्मा बॉन्ड जानता ही नहीं कि सिग्मा बॉन्ड होता ही क्या है। तो यहां पे रेजोनेंस होने के लिए तो यहां पे क्या रखना पड़ेगा भाई? पाई बॉन्ड लाना होगा। मतलब पाई बॉन्ड बनाने के लिए जो पी ऑर्बिटल काम आता है वही पी ऑर्बिटल यहां पे चलेगा। जो सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए जो पी ऑर्बिटल यूज कर रहे हैं वो आपका यहां काम का नहीं है। तो इसके बाद बिल्कुल सच है कि पी ऑर्बिटल है, बट वो सिग्मा बॉन्ड बनाने में यूज हो रहे हैं, पाई बॉन्ड बनाने के लिए वो सिग्मा बॉन्ड इनके पास अवेलेबल है ही नहीं।
इसीलिए यहां पे कोई पी ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से ये रेजोनेंस नहीं हो रहा है और ये रेजोनेंस कर रहा है, और ये रेजोनेंस कर रहा है, यहां पे पी ऑर्बिटल है, रेजोनेंस कर रहा है। तो इसको जो लोन पेयर रेजोनेंस करता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? डीलोकलाइज्ड लोन पेयर कहा जाता है। क्या बोलते हैं? डीलोकलाइज्ड लोन पेयर कहते हैं। जो लोन पेयर रेजोनेंस करता है उसे कहते हैं डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, और जो लोन पेयर रेजोनेंस नहीं करता है उसे कहते हैं दोस्तों लोकलाइज्ड लोन पेयर। उसे क्या कहोगे? लोकलाइज्ड, जो बंधा हुआ है। डीलोकलाइज का मतलब तो जो कूद करके जा रहा है भाई, और जो लोकलाइज का मतलब बांध के पकड़ के बैठे हुए हैं कि इधर से उधर भी नहीं जाने देंगे हम। एक पोजीशन पे बैठा दिया है नाइट्रोजन पे, अब तुझे कहीं नहीं जाने देंगे हम। तो ये लोकलाइज्ड लोन पेयर, और ये हमारे पास कैसा हो गया? डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, जो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जा रहा है। ठीक है, तो इनके दो नाम, अगर जो लोन पेयर रेजोनेंस करता है उसे एक लोकलाइज और एक को क्या कहेंगे? डीलोकलाइज्ड। एक को लोकलाइज्ड नाम देंगे और एक को डीलोकलाइज्ड। ठीक है, ये नाम देंगे। अगर मैं तुम्हें कहूं कि यहां पे दूसरी चीजें और सिखाना चाहता हूं आपको, जैसे आप एरोमेटिसिटी पढ़ोगी, ठीक है, एरोमेटिसिटी पढ़ोगे तो वहां आपने कई बार जब आपसे पूछा जाए कि यहां पे बताइए, यहां पे ये दोनों ही कंपाउंड है। यहां पे अगर मैं जैसे तुम्हें कह दूं कि भाई ये मेरे पास एक पायरोल है और एक पिरिडीन दे दिया, ठीक है, ये पिरिडीन है, और तुमसे कहूं कि बताइए यहां पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, तो आप कहोगे सर यहां पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। और यहां पे अगर पूछूं तो यहां पे भी आप कहोगे सर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पे भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहां पे भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और आप कहते हो कि यहां पे जब हम 4n+2 रूल लगाते हैं ना, तो यहां पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो 4n मल्टीपल नहीं होगा, तो ये कंपाउंड आप एरोमेटिक कह देते हो। 4n+2 रूल फॉलो होगा तो यहां पे भी फिर आप बोल देते हो सर 4n+2 रूल फॉलो हो रहा है, तो ये भी एरोमेटिक हो जाएगा, ये भी एरोमेटिक होगा। मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन अगर मुझे पता चल जाए तो भी ये बता दूंगा कि भाई एरोमेटिक कौन है, एंटी एरोमेटिक कौन होगा। अब यहां पे कहोगे सर पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो 2 4 6, यहां पे लोन पेयर को काउंट कर दिया, तो यहां से काउंट करें तो 2 4 6 8 होना चाहिए, पर यहां भी 6 बोला है, यहां पे भी 6 बोला है। जब आप 11 12 से जब आप बीएससी में आ गए ना, तो भी मोस्टली बच्चे इसी चीज में कंफ्यूज हुए बैठे रहते हैं, इसी चीज में ही कंफ्यूज होकर के बैठे रहते हैं कि आखिर ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन आए क्यों। और लास्ट में हम कहते हैं कि भाई रट्टा मार लेंगे और एग्जाम दे आएंगे। यही करते ना, यही करते ना कि भाई एग्जाम में अब नहीं समझ में आया तो यहां पे क्या कर लेंगे? रट्टा मार लेंगे। हाँ, उसकी कहानी जितेंद्र आगे आएगी, उसकी कहानी भी आगे आएगी जितेंद्र, टेंशन मत लीजिए, वो भी आएगा। पहले लोन पेयर पाई बॉन्ड का पढ़ते, उसके बाद उनकी भी बात करेंगे। ठीक है, चलिए यहां से मैंने कहा कि भाई ये मेरे पास समझना है, तो इसको समझना अगर मुझे है तो यहां पे सवाल यही आता है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है ये काउंट कैसे करूं सर मैं, इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कैसे किया जाए। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर मुझे काउंट करने होंगे तो इनको काउंट कैसे कर सकते हैं भाई? सबसे पहला पॉइंट यहां पे देख लेते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन अगर मुझे काउंट करने हैं तो कैसे पाई इलेक्ट्रॉन काउंट किए जाएंगे। यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन, देखिए पाई इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? जो पाई बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करें। पाई इलेक्ट्रॉन कौन से हो गए? जो पाई बॉन्ड बनाने के लिए पार्टिसिपेट करें, वो पाई इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। जो पाई बॉन्ड बनाने के लिए पार्टिसिपेट करें वो क्या कहलाएंगे? पाई इलेक्ट्रॉन। जैसे यहां पे ये जो मेरे पास कंपाउंड था, इसी को मैं आगे लिख देता हूं यहां पे ताकि चीजें सारी चीजें कॉम्प्लिकेट नहीं होंगी। ठीक है, ये मेरे पास एक NH2 था, राइट, और एक मेरे पास यहां पे ये मेरे पास NH2 था, राइट। अब यहां से मैंने कहा कि भाई जो पाई बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है वो पाई इलेक्ट्रॉन का ही पार्ट है। पाई बॉन्ड बनाने में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? तो हम कहेंगे ये पाई बॉन्ड बनाई हुआ है भाई, इस पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो 2 इलेक्ट्रॉन भाई फिक्स हो गए, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो हो गए। जो पाई बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वही पाई इलेक्ट्रॉन, तो पाई बॉन्ड बना ही रखा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है ही। अब सवाल उठता है इसका, पूछेंगे इससे क्या बता तू पाई बॉन्ड बना सकता है लोन पेयर? तो ये कहेगा नहीं, मेरी हिम्मत है ही नहीं कि मैं यहां पे पाई बॉन्ड बना सकूं, क्योंकि मुझे यहां लोकलाइज कर दिया, मैं यहां से खिसक नहीं सकता हूं, और जब मैं यहां एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन भागूंगा तभी तो पाई बॉन्ड बन सकता है भाई। इससे पूछा कि भाई ये तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आपने काउंट कर लिए, पूछा कि भाई लोन पेयर तू बता क्या पाई इलेक्ट्रॉन का पार्ट है या नहीं है? तो यहां पे ये क्या कहेगा? हां मैं पाई इलेक्ट्रॉन का पार्ट हूं।
यहां पे कैसे इसने हाँ कहा, क्योंकि यहां पे दोस्तों जब ये NH2 था तो अपने इलेक्ट्रॉन दिया तो पॉजिटिव, और यहां पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है तो ये नेगेटिव। ये इस कार्बन और इस नाइट्रोजन के बीच में पाई बॉन्ड था ही नहीं, सिग्मा बॉन्ड था। पाई बॉन्ड था ही नहीं, सिग्मा बॉन्ड था। बट जैसे ही अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया, डोनेट करते ही इस कार्बन और इस नाइट्रोजन के बीच में क्या आ गया, पाई बॉन्ड आ गया। इस कार्बन और इस नाइट्रोजन के बीच में क्या आ गया दोस्तों, पाई बॉन्ड आ गया है। और पाई बॉन्ड आने का मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये लोन पेयर कैपेबल है कि पाई बॉन्ड बना सकता है। ये लोन पेयर कैपेबल है कि पाई बॉन्ड बना सकता है, मतलब इसको पाई इलेक्ट्रॉन का पार्ट होना चाहिए। तो यहां से 2 प्लस में 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। यहां पे आप क्या करोगे, काउंट करोगे। यहां पे आप कितने इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। यहां पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन। आपको कोई सर क्या बेसिक चीजें बता रहे हो, पर दोस्तों यही चीजें तो आपकी काम आएंगी, यही चीजें केमिस्ट्री पलटेंगी आपके लिए। केमिस्ट्री यही बेसिक चीजें आसान करेंगी, यही चीजें आसान करेंगी। यहां पे एरोमेटिसिटी होगी, काम आसान आएगी, आसानी होगी कि एरोमेटिसिटी में। एसिड बेस केमिस्ट्री पढ़ोगी, आसानी होगी। इन्हीं सब चीजों को काम आने वाला है। तो यहां पे हमें पता चला कि भाई यह 2 पाई इलेक्ट्रॉन है और यहां पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन। ये कैसा लोन पेयर था, ये आपने कहा सर डीलोकलाइज्ड लोन पेयर था, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर था। यहां पे बात करें कि ये लोन पेयर कैसा था, तो आप कहोगे सर लोकलाइज्ड लोन पेयर था। ये कैसा था, लोकलाइज्ड, और ये कैसा है, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है। ये बात तो मुझे समझ में आ गई है कि कौन लोकलाइज्ड है और कौन डीलोकलाइज्ड है। अब यहां से दूसरी चीजें और समझ में आ जानी चाहिए। तो यहां से जो डीलोकलाइज्ड लोन पेयर आया है वो पाई इलेक्ट्रॉन का पार्ट है, और जो लोकलाइज्ड लोन पेयर है वो पाई इलेक्ट्रॉन का पार्ट नहीं है। तो यहां से एक जर्नल स्टेटमेंट हम बना लेते हैं कि यहां पे एक जर्नल स्टेटमेंट बना लेते हैं भाई कि जो लोकलाइज पाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पाई बॉन्ड प्लस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लोकलाइज्ड लोन पेयर, सॉरी डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। इक्वल्स टू में क्या होगा, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। इक्वल्स टू में क्या होगा, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ये भाई निकालना आपको, ये लीजिए आपके काम की चीज बता दी है मैंने, ये आपके काम की चीज। बताइए कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई, सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करिए कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई है। पता है कितने बच्चों को ये बात से लोकलाइज वाला ओके चेतना, भाई कई देखिए कई सारे बच्चे कह रहे हैं सर पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा तो भी तो रेजोनेंस होगा। मैं कहूंगा बिल्कुल होगा भाई। मैंने कब मना किया, क्या मैंने कहा कि भाई रेजोनेंस नहीं होगा? मैंने तो एक टाइप पढ़ाने लगा हूं यहां पे, और वो टाइप का नाम है दोस्तों, यहां पे क्या है, यहां पे उस टाइप का नाम है लोन पेयर पाई बॉन्ड। तो जो आप नेगेटिव ला रहे हो पॉजिटिव ला रहे हो वो आगे आएंगे दोस्तों, वो आगे आएंगे, क्योंकि वो इस टाइप का पार्ट है ही नहीं तो मैं उनको नहीं बता रहा हूं। देखिए जैसे जैसे हमें एक सीक्वेंस, मैंने क्या कहा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना है दोस्तों, तो फील करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, तो सीक्वेंस में चलोगे तो फील आएगी आपको, एक अलग सा मजा आएगा। आप सोचोगे क्या सिखा गया भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने क्या सीखी और अब क्या सीख रहे हैं, वो आपको फर्क नजर आएगा। पर एक सीक्वेंस फॉलो मांगता है, एक उसको टाइम देना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि मैं एक ही ज्ञान में कुछ घुट्टी बनाई और पिला दी, ले कहा ये भाई ले ये पी ले और ऑर्गेनिक आ जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको उस ऑर्गेनिक को सीखने के लिए तो टाइम देना पड़ेगा, सब्र रखना पड़ेगा, पेशेंस दिखाना पड़ेगा, तो आपको पॉजिटिव भी दिखेगा नेगेटिव भी दिखेगा, सारी चीजें दिखेंगी। ठीक है। हाँ, चेतना ने, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था सर इसको रिपीट कर दीजिए। मैंने कहा चेतना रिपीट क्या करना है एक बार तो वो बता दिया करो भाई। जो भी बच्चे ये लिखे ना कि रिपीट कर दिया करो, तो रिपीट में यहां ये बात बच्चे लिख दिया करो कि यहां पे कौन सी चीज रिपीट करना है। ठीक है, ताकि मेरे लिए रिपीट करना आसान हो जाए। यहां पे लगभग 1-1.5 घंटा हो गया पढ़ाते भी, तो मुझे पता ही नहीं कौन सी चीज रिपीट करनी है। एक लोकलाइज और डीलोकलाइज में क्या डिफरेंस है, मैंने कहा जो लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है वो तो क्या है, डीलोकलाइज लोन पेयर होगा, और जो लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर रहा है उसे क्या कहेंगे दोस्तों, लोकलाइज्ड लोन पेयर कहेंगे। जो लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है उसे तो
यहां डीलोकलाइज लोन पेयर, और जो लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर रहा उसे क्या कहेंगे, लोकलाइज लोन पेयर का नाम देंगे। बिल्कुल क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, अगर समझ में आ गया तो अच्छी बातें हैं। अब मैं यहां पे, मैं भी इतनी देर से आपको पढ़ा रहा हूं तो कुछ यहां पे आपका भी टेस्ट ले ही लेता हूं। यहां पे आपको मुझे बताना है कि कौन सा लोन पेयर लोकलाइज्ड है और कौन सा डीलोकलाइज्ड। पहली चीज तो ये बतानी है कि लोकलाइज्ड लोन पेयर क्या होगा, यहां पे लोकलाइज्ड लोन पेयर और डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर क्या होगा, पहली चीज तो ये बतानी है। दूसरा, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन आपको फाइंड करने होंगे। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूं, फटाफट आप सभी बच्चे उसके आंसर कर दीजिए। ठीक है, फटाफट सभी बच्चे उनके आंसर कर देंगे। चलिए फटाफट शुरू हो जाइए सभी बच्चे। ये 5 क्वेश्चन है आपके सामने, ये 3 आंसर आपको देने हैं। कौन सा लोन पेयर लोकलाइज्ड है, कौन सा डीलोकलाइज है और कौन सा नहीं है, ये सारी चीजें आप बताओगे। फटाफट बताइए भाई सभी बच्चे। क्लास के बाद डीपीपी मिलेगी क्या? देखिए यहां सुरभि अभी आज की क्लास में कुछ पढ़ाया नहीं, आपको लगेगा खुद ही महसूस होने लग जाएगी डीपीपी की हमें जरूरत है। 2-3 क्लास में जीओसी में आपको जरूरत पड़ जाएगी। ठीक है, तब आपको डीपीपी अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, पहली क्लास में तो ऐसा कुछ बताया नहीं है भाई। देखिए आप खुद भी समझ सकते हो, जर्नल चीजें बताई आज क्लास में। तो सुरभि यहां से हम डीपीपी वहां पे जहां पे जरूरत होगी ना वहां पे करेंगे भाई। यहां पे मैंने कहा था कि आपको हर 2-3 क्लास बाद डीपीपी मिलेगी, वहां पे आपको 10 से 15 क्वेश्चन होंगे। अब आज की क्लास में आप खुद ही सोचिए भाई, आपको ये सारी चीजें सिर्फ जर्नल चीजें बताई है मैंने कि हमें पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ेंगे हम, क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इन बेसिक चीजों का एक बार मतलब समझा रहा हूं। ठीक है, अब यही मैं पूछ लूंगा कि भाई यहां पे एक असाइनमेंट बना के तैयार कर दूं कि भाई बताइए कौन सा लोन पेयर लोकलाइज्ड है, पर एग्जाम में तो पूछता ही नहीं है भाई। तो आपने उस असाइनमेंट को, उस डीपीपी को सोल्व करने में आधा घंटा पूर्ण घंटा लगा दिया और आप खुश हो गए कि मैंने देखे पहले ही दिन एक डीपीपी निपटा दी। पर दोस्तों वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इतने काम की नहीं है। ये जो कॉन्सेप्ट है वो यूज होंगे किसी के क्वेश्चन के अंदर है। ये जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं पर ये डायरेक्ट नहीं पूछे। ऐसा नहीं कहेगा कि भाई निकालिए काउंट करिए नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एग्जामिनर ये नहीं कहेगा। पर ये दोस्तों ये हेल्प करेंगे आपको एरोमेटिसिटी सीखने में। लोकलाइज डीलोकलाइज का हेल्प करेंगे एसिड बेस केमिस्ट्री पढ़ने में। अगर ये नहीं आते तो ये दोनों ही चीजें हमारे लिए सफा चट है, कुछ नहीं आने वाला है समझ में। ठीक है, ओके सभी बच्चे बोलिए भाई, सभी बच्चे कमेंट करिए, सभी बच्चे कमेंट करिए, सभी के सभी बच्चे कमेंट करेंगे, सभी के सभी बच्चे कमेंट करिए और बताइए यहां पे क्या होगा इनका आंसर। इनका आंसर क्या होगा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन एंड डीलोकलाइज लोन पेयर सेकंड में। हमें देखिए यहां पे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है ना, तो उसको ऐसा नहीं समझना है कि भाई ये मेरा प्रोफेशनल है, इसको मैं पढ़ूंगा तो मुझे जॉब मिल जाएगी, इसको पढ़ूंगा तो ही मुझे आगे बढ़ने का रास्ता दिखे, ऐसा नहीं समझना है। आपको जैसे आप खेलते हो, मोबाइल चलाते हो, चैट करते हो, घूमते फिरते हो, तो एक इंजॉय के लिए पढ़ते हो, एक इंजॉयमेंट के लिए घूमते हो, रिलैक्स होने के लिए। तो सेम आप केमिस्ट्री को भी ऐसे ही करना है। उसे बर्डन मत पालिए कि मुझे हर क्लास में ही यहाँ डीपीपी चाहिए। भाई डीपीपी आपको देखिए टीचर की जिम्मेदारी होती है कि उसका जो स्टूडेंट है जो ट्रस्ट करके उस टीचर पे भरोसा करके उसके साथ जुड़ा है, तो वो बच्चा उस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाता है? एक टीचर। उस टीचर को ही उस बच्चे की जिम्मेदारी को उसके समझना होगा कि भाई इसका करियर इस केमिस्ट्री फील्ड में बनाना है, तो मुझे कब कौन सी चीज प्रोवाइड करनी है वो एक टीचर के ऊपर छोड़ दो। मैंने कहा कि भाई आपको यहां पे 2 से 3 आपकी क्लास होते ही एक असाइनमेंट आपका इतना हो जाएगा कि वहां आपसे रिलेटेड, आपके एग्जाम से रिलेटेड थोड़े क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो वहां पे आपको असाइनमेंट मिलते चलेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री बहुत सारे लेक्चर होंगे, ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री आपको 5 क्लास में पढ़ा दी 10 क्लास में, ऐसा नहीं होगा भाई।
कंप्लीट पढ़ाएंगे अच्छे से डिटेल में, क्योंकि यही आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस तैयार करेंगे। ये मजबूत होगा। आप कहते हैं ना, जब हम घर बनाते हैं तो बेस अगर मजबूत होता है तो भाई मकान भी अच्छा होता है, बेस खराब तो मकान भी खराब। तो सेम कहानी है, अगर ऑर्गेनिक अच्छी करनी है तो बेस मजबूत करना होगा, टाइम देना होगा उसको। ठीक है, चलिए अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने यहां पे आंसर किया है भाई, सभी बच्चों ने आंसर किया है। देखिए यहां पे सबसे पहला अगर मैं बात करूंगा तो भाई ये लोन पेयर देखिए, इसके बगल में यहां पे रेजोनेंस कर रहा है, तो इसका मतलब ये डीलोकलाइज लोन पेयर होगा। कैसा लोन पेयर है? डीलोकलाइज्ड है। ये लोन पेयर की बात करूं तो भाई बगल में एडजेसेंट पी ऑर्बिटल है नहीं, एडजेसेंट पी ऑर्बिटल नहीं है, तो ये क्या होगा? लोकलाइज्ड लोन पेयर होगा। ये कैसा होगा भाई? लोकलाइज्ड लोन पेयर होगा। ये कैसा होगा? लोकलाइज्ड लोन पेयर होगा। इसकी अगर मैं बात करूंगा तो ये लोन पेयर कैसा होगा? यहां पे ये लोन पेयर इधर बगल में रेजोनेंस कर रहा है। आप कहोगे सर इधर क्यों नहीं किया? भाई इधर भी कर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये कैसा होगा? डीलोकलाइज्ड लोन पेयर होगा। ये डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। इस लोन पेयर की बात करूंगा तो ये लोन पेयर यहां से एडजेसेंट में पी ऑर्बिटल है नहीं, तो यहां रेजोनेंस नहीं करेगा, तो ये कैसा होगा? लोकलाइज्ड लोन पेयर होगा। लोकलाइज्ड लोन पेयर होगा। इस लोन पेयर की अगर मैं बात करूंगा तो ये लोन पेयर यहां से यहां रेजोनेंस करेगा, इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? डीलोकलाइज्ड लोन पेयर बोल दूंगा। ये लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर रहा है तो इसे मैं क्या कह दूंगा? लोकलाइज्ड लोन पेयर बोल दूंगा भाई। ये तो कहानी खत्म हुई किसकी? लोकलाइज्ड की और डीलोकलाइज्ड की। ये कहानी खत्म हुई है लोकलाइज और डीलोकलाइज की। यहां पे अब यहां पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करो तो 2 + 2, ये डीलोकलाइज है तो यहां पे ये भी लोन पेयर भी काउंट होगा, तो 2 + 2 + 2 क्या हो गया? 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए भाई, 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गए। इससे पूछे तो यहां पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो ये रहे, ये आपके रेजोनेंस ही नहीं कर रहे, तो यहां पे रेजोनेंस नहीं कर रहे तो यहां पे क्या कह दोगे? 2 पाई इलेक्ट्रॉन बोल दोगे भाई। ये पाई बॉन्ड तो है भाई। अरे पाई बॉन्ड मैंने कहा, पाई इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? जो पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, पाई बॉन्ड बना ही रखा है वो इलेक्ट्रॉन, तो ये पाई बॉन्ड तो बना ही रखा है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे ही होंगे। इसकी बात करें तो डीलोकलाइज काउंट होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन + 2 + 2 टोटल हो गए भाई यहां पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन। यहां पे कितने हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसकी अगर मैं बात करूंगा तो यहां पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये हो गए, और यहां पे 0 पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे टोटल कितने हो गए? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। टोटल हो गए यहां पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन। इसकी बात करें तो यहां पे आप कितना होगा? 2 + 2 + 2 6, तो ये हो गया, 2 ये हो गए, तो यहां पे आप क्या आ गए? 8 पाई इलेक्ट्रॉन। यहां पे आ गए 8 पाई इलेक्ट्रॉन। बता दीजिए भाई, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बोल दीजिए, किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। क्या आपको इतनी बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई है? सभी बच्चे कमेंट करके मुझे बताइए, क्या आपको ये सारी बातें दोस्तों समझ में आई है कि नहीं आई है? सभी बच्चे बोल दीजिए यहां से बातें समझ में आई है कि नहीं आई है। किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो बता दीजिए भाई, किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो बोल दीजिए, क्या आपको ये बातें समझ में आ गई हैं? चलिए, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए भाई। किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो बोल दीजिए भाई। क्या आपको इतनी बातें आपको समझ में आ गई है कि नहीं आई है? किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अगर ये बातें आपको समझ में आ गई हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। लास्ट वाला एक बार और बता दो। ओके ओके प्रीतम, मैं बता देता हूं। देखिए लास्ट वाले में क्या है? लास्ट वाले में यहां पे था कि भाई एक आपके पास यहां पे ये बेंजीन रिंग होगी, यहां पे NH2 था और यहां पे एक NH2 जुड़ा था। ठीक है, तो ये लोन पेयर तो रेजोनेंस कर नहीं रहा था क्योंकि इसके एडजेसेंट में यहां पे p ऑर्बिटल नहीं था। ठीक है, तो ये प्रीतम कैसा था? लोकलाइज लोन पेयर आपने बोल दिया था, राइट। अगर इस लोन पेयर की मैं बात करूं तो ये लोन पेयर यहां से रेजोनेंस कर रहा था, तो इसे मैं क्या कह देता था? डीलोकलाइज्ड लोन पेयर बोल देता था भाई। रेजोनेंस कर रहा है तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन थे इस पाई बॉन्ड में, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन यहां, टोटल हो गए 6, और 2 इलेक्ट्रॉन भाई ये हो गए, तो टोटल यहां से हो गए हैं 8 पाई इलेक्ट्रॉन।
यहां से 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए हैं भाई, और 8 पाई इलेक्ट्रॉन में मैंने काउंट किया। क्या प्रीतम आपको समझ में आया? क्या प्रीतम? सर पी ऑर्बिटल वाला क्या सीन है, एक बार और बता दीजिए। पी ऑर्बिटल वाला सीन कुछ नहीं है भाई। देखिए मैं उसके लिए आपको एक क्वेश्चन छोड़ जाता हूं, ठीक है। उस क्वेश्चन को यहां पे पी ऑर्बिटल का मतलब ये होता है कि भाई कोई पाई बॉन्ड बनता है ना, यहां से जैसे आप ये करते हो, ये आप रिप्रेजेंट करते हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक तो सिग्मा बॉन्ड है और एक यहां पे पी ऑर्बिटल, 2 पी ऑर्बिटल ओवरलैप करके यहां पाई बॉन्ड बना रखा है। 2 पी ऑर्बिटल ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना रखा है। अगर इसके बगल में मैंने क्या रख दिया, कोई यहां पे लोन पेयर रख दिया, ये नाइट्रोजन का, तो ये लोन पेयर क्या करेगा, यहां इस पी ऑर्बिटल में डोनेट कर देगा। तो यही चीजें हम चला रहे हैं भाई, कि यहां से बगल में पी ऑर्बिटल मतलब पाई बॉन्ड दिख गया, तो उस पाई बॉन्ड के पास तो पी ऑर्बिटल है ही, और है तो अपना लोन पेयर यहां डोनेट कर देगा, यहां ये लोन पेयर डोनेट कर देगा भाई। समझ में आया? जो बच्चा अभी कह रहा है पी ऑर्बिटल वाला सीन बताइए थोड़ा। तो यहां से ये जहां भी पाई बॉन्ड होगा, उस पाई बॉन्ड के पास 2 पी ऑर्बिटल ही ओवरलैप करके यहां बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यहां पे इस नाइट्रोजन का क्या है, लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर यहां से यहां पहुंचा, ये मेरा यहां से यहां पहुंच गया है। यही कहानी है, ये पी ऑर्बिटल है भाई जो रेजोनेंस कर रहे हैं। अब सवाल ये उठेगा आपका कि सर मुझे कैसे पता चलेगा, मैं कैसे मान लूं कि ये 2 पी ऑर्बिटल रेजोनेंस कर रहे हैं, ये 2 पी ऑर्बिटल रेजोनेंस कर रहे हैं, मैं कैसे मान लूं? यहां पे कैसे मान लूं मैं कि ये दोनों पी ऑर्बिटल रेजोनेंस कर रहे हैं? मतलब ये दोनों पी ऑर्बिटल सेम, रेजोनेंस करने का मतलब तो क्या हुआ, सेम प्लेन में होना। रेजोनेंस करने का मतलब तो क्या हुआ भाई, सेम प्लेन में होना। तो यहां पे ये कैसे हमें पता चलेगा, आपका सवाल यही होगा कि सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि दोनों पी ऑर्बिटल सेम प्लेन में है या नहीं है? मुझे कैसे पता? यहां दिखने से तो मुझे तो सभी एक जैसे लग रहे हैं। क्या सभी एक जैसे लगेंगे तो क्या रेजोनेंस करेंगे या नहीं कर रहे हैं? या कर रहे हैं तो मुझे कैसे पता चला कि यहां पे प्लेन में है? तो इन चीजों के लिए दोस्तों हमें समझना होगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम होता है हाइब्रिडाइजेशन। जिनका नाम क्या होता है, इस चीज का आंसर कौन देगा, हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन कब पढ़ेंगे भाई, नेक्स्ट अगली क्लास में। हाइब्रिडाइजेशन नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बताइए किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। यहां से ये क्वेश्चन आप समझ के आओगे, कल आके मैं आंसर जरूर पूछूंगा कि यहां पे ये कैसे पता किया कि ये दोनों सेम प्लेन में हैं, ये कैसे पता करेंगे कि ये सेम प्लेन में है कि नहीं है। तो यहां पे मैंने इशारे में कह दिया हाइब्रिडाइजेशन। अब ये आप मुझे पता करके बताओगे कि भाई ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, मैं अगली क्लास में यहां से वापिस से इसी चीज को ही दोस्तों कंटिन्यू करूंगा भाई, वापिस से इसी चीज को ही यहां से कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, यहां से इसी चीज को ही छोड़ा है जहां से कंटिन्यू करूंगा। और भाई यहां पे तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए भाई। फटाफट सभी बच्चे बोलिए, सभी बच्चे बता दीजिए। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो बता दीजिए भाई। क्लियर है? क्लियर है? किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। रिंग पार्ट में हमेशा 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, ये बिल्कुल सही बात है। यहां पे एक बच्चे ने कहा सर टोटल पाई इलेक्ट्रॉन तो 8 है पर रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही बात है। रिंग में 6 इलेक्ट्रॉन है, पर ओवरऑल अगर मैं बात करूंगा यहां पे किसकी, यहां साग्निक अगर ओवरऑल बात करूंगा तो यहां पे क्या रहेंगे, 8 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, बिल्कुल सही बात है। हाँ साग्निक बिल्कुल सही है। नहीं 6 रहने दो, ऐसे मनमर्जी थोड़ी चलाएंगे हम अपनी। साग्निक टोटल पाई 8 इलेक्ट्रॉन है, बट रिंग में तो हमेशा 6 ही रहेंगे। तो यहां पे रिंग में 6 होने से क्या होता है, हमें तो यहां टोटल काउंट कर रहे हैं ना, हम तो यहां पे रिंग की काउंट ही नहीं कहा। मैंने ये बोला ही नहीं कि भाई रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन बताइए, मैंने तो सागने के ये बात बोली ही नहीं कि आप रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन बताइए। मैंने तो कहा टोटल इलेक्ट्रॉन बता दीजिए, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। यहां पे मैंने क्या बोला, सागनिक मैंने तो कहा कि टोटल भाई पाई इलेक्ट्रॉन बता दीजिए आप कितने होंगे। यहां तो मैंने बोला ही नहीं कि रिंग के बारे में बताइए। रिंग के अगर रिंग का पूछ लेता तो ऑब्वियस बात है 6 पाई इलेक्ट्रॉन, रिंग में 6 ही पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 ही है। बट यहां में तो ओवरऑल पूछा है, मैंने तो ओवरऑल पूछा है आपसे। ठीक है, हाँ आज का क्लास ओवर हो गया है। ठीक है, आज का क्लास ओवर हो गया है। अब 6:30 बजे से आपकी क्लास किसकी होगी, 6:30 PM से
क्लास होगी आपकी काइनेटिक्स की। ठीक है, 6:30 का ही टाइम है ना, एक बार देख लेना, टाइम देख लेना, वहां पे जो आपका टाइम टेबल आता है वहां पे 6:30 होगा शायद, आधे घंटे का ब्रेक होता है क्लास के बाद। तो यहाँ पे 6:30 पे आपकी क्लास होगी केमिकल काइनेटिक्स की। हाँ विनाश, आपका कमेंट जो है वो क्लास दिखाई दे रहा है मुझे। अवनीश मुझे दिखाई दे रहा है आपका। ठीक है, तो ये 6:30 पे केमिकल काइनेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर होगा भाई, वो आप सभी बच्चे यहाँ पे अटेंड करें भाई। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर। अपना खाना वाना खा के बैठ जाइए, अगर जो दाएं बाएं थोड़ा घूमना है तो वो भी बैठ जाए सभी बच्चे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।